ये सामान यहां पर पैदा कर दिया, तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कंज्यूमर तक पहुंच गया? ट्रांसपोर्ट मतलब एक सर्विस ही तो है। तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो भी तो एक सर्विस है। अब वो सर्विस की अगर बात करें तो वहां पर इसको टर्शियरी एक्टिविटीज बोलेंगे। वो रेल, रोड, वाटर, एयर, कुछ भी हो सकता है। तो मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेंसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ये सब चलता रहता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के मार्केट्स लगते रहते हैं। इसी सेटेलाइट से तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट पूरा चल रहा है, ओटीटी चल रहा है, पूरा इंटरनेट इसी से चल रहा है भाई साहब। फोन पे बातचीत जो कर रहे हो, पूरा कम्युनिकेशन ही इसी पर बेस्ड है। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडी जगहों पर जाते हैं, ठंड के दिनों में गर्मी की जगह पर जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, क्लाइमेट हमारे लिए टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाता है। और एथिकल ऑफिसर्स का जो काम होता है ना, वो यही होता है कि वो ब्लैक बॉक्सिंग को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई से एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी की सीरीज में, जहां पर हम अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और हम इस किताब को अपना वाइंड अप करने जा रहे हैं। ये जो बुक है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आप अगर अपने इस चैप्टर की बात करेंगे तो यहां पर एक आता है टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन होगा वो इसी के इर्द गिर्द हमारा फोकस करेगा। अगर मैं आपसे एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूं कि ये एक्चुअल में ये क्या चीजों का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम यहां पर मोटा मोटा पढ़ रहे होंगे सर्विस सेक्टर को। अब जब भी तुम सर्विस सेक्टर की बात करते हो तो उसमें 3 प्रकार की एक्टिविटीज शामिल होती हैं। ये 3 प्रकार की एक्टिविटीज कौन सी हैं? सबसे पहला पार्ट हम लोग बोल सकते हैं 3 प्रकार की सर्विस पे। सबसे पहला है आपका टर्शियरी सर्विस। दूसरा जो है आपका वो है आपके लिए क्वार्टनरी सर्विस या क्वार्टनरी एक्टिविटीज बोल सकते हैं इनको। यहां पर भी एक्टिविटीज लिखता हूं मैं। और तीसरा जो यहां पर मैं लिख रहा हूं वो है आपके लिए क्वीनरी एक्टिविटीज। ये सारे के सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टर्शियरी एक्टिविटीज में भी बहुत सारे ऐसे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं एंड गो सो ऑन विद द क्वार्टनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज। इन सभी के बारे में जरा हम लोग डिटेल से एक बार चर्चा करके देखते हैं। यहां पर मोटा मोटा मुद्दा हमारा जो है वो मोटा मोटा हिसाब किताब अगर हम लोग समझे ना, तो देखो बेसिकली यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। जहां पर हम लोग क्वीनरी की स्पेलिंग जो है वो NA होगी। हाँ, यहां पर हम लोग सबसे पहले जरा इस मुद्दे को समझें। उससे पहले मैं आपको बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप सारा का सारा जो ये बैच का फ्री एक्सेस आप देख सकते हैं, वो आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे PDF शायद ओपन नहीं हो रही है, तो मैं देख लूंगा। पूरा कंपाइलेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। बस ये खत्म ही होने वाला है, सेकेंड लास्ट में मिल जाएगा तुम्हें। तो ये अपना पेड कोर्स भी है प्रारंभ का। आप बोल सकते हो 10,667 रुपए पर ईयर के हिसाब से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, अलॉन्ग विथ कि अगर कोई भी प्रकार का आपका डिग्री कोर्सेज वगैरह है उसको भी अगर आप लेके साथ में चलना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, अगर हम लोग यहाँ पर डीपली इस बात से हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। जब भी हम टर्शियरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये कहां, अभी तक देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको रिकैपिचुलेट करके दिखा देता हूं कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अपने सेकेंडरी एक्टिविटीज की। सेकेंडरी एक्टिविटीज में तुमने क्या किया, तुमने बोला कि सर हम लोगों ने जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी था, प्राइमरी एक्टिविटी से हम लोगों ने रॉ मटेरियल निकाला और इस रॉ मटेरियल को हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया इनटू सम काइंड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस था टू कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज बीइंग कंसीडर्ड अंडर आवर सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब देखो यहां पर एक बात का ध्यान देना, क्या अगर तुमने ये सामान यहां पर पैदा कर दिया तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कंज्यूमर तक पहुंच गया? नहीं, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है भैया भी। ये ध्यान दो ना, ये तो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर एक कार्टन में बंद सामान है।
अब वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मान लो टूथपेस्ट बनाने की बात है, तो टूथपेस्ट के जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह थे वो सब कंज्यूम किया गया, मतलब सारा का सारा लिया गया, खरीदा गया कंपनी के द्वारा, पूरा प्रोसेस एस्टैब्लिशमेंट प्लांट वगैरह लगाया गया, प्रोडक्शन करके उसको ट्यूब व्यूब में भर के, उसको कागज से कार्टन में पैक करके, उसको 12 का पैक बना के पेटी में भर के एक तरफ रख दिया। अब क्या करें? तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा वॉशरूम के अंदर में? नहीं, ये नहीं पहुंचेगा। तो हमें इसके बियॉन्ड क्या करना पड़ेगा? इसके बियॉन्ड यहां पर एक नई चीज आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। अब इसके बियॉन्ड जितनी भी चीजें होंगी, इस मैन्युफैक्चर्ड यूनिट को वापस से लोगों तक पहुंचाने के लिए जितनी भी चीजें होंगी, यहां पर बेटा इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी? यहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर की, जो टर्शियरी सेक्टर है ना, ये बेसिकली इन ट्रेड को परफॉर्म करता है। अब ये ट्रेड सिर्फ यही नहीं कि टर्शियरी सेक्टर सिर्फ इतना ही हो, मैं तो बस एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये ट्रेड में क्या होगा? तुमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए इन द सेंस की तुमने देखा होगा देयर मस्ट बी सम होलसेलर्स। ये होलसेलर्स क्या करेंगे? दे डायरेक्टली बाई द थिंग्स फ्रॉम कंपनी विच इज बीइंग ऑलरेडी मेड। क्या ये होलसेलर्स क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज कर रहे हैं? तुम बोलोगे नहीं सर, ये कोई सामान प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो एक जरिया बना रहे हैं जिसके थ्रू हम जो भी कंपनी ने प्रोड्यूस किया अपने सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत, उसको ये साथ में लेकर आएंगे और साथ में लेकर आने के बाद लोगों तक बांटने का काम करेंगे। मतलब एक लिंकेज स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब कि दे आर गिविंग, एटलीस्ट दे आर गिविंग देयर सर्विसेज। यहां से कोई नया प्रोडक्ट बन के नहीं निकला है, बट डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की खरीदी बेची यहां पर इन्वॉल्व है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये जो होलसेलर हैं सर, ये भी तो आखिरकार प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं ना। सेकेंडरी एक्टिविटीज तब है जब तुम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, बट ये काम यहां नहीं हो रहा है। यहां पर तुम देखो साफ साफ तरीके से फिनिश्ड गुड बन चुका है। अब ये जो होलसेलर है ना, इट इज जस्ट फैसिलिटेटिंग द लोकल रिटेल स्टोर्स या फिर रिटेलर्स, उनको ये सामान बेचने का काम करेगा। होलसेलर क्या करेगा? जितने भी तुम्हारे पास में रिटेल सेलर्स होते हैं, वो रिटेल सेलर्स को सामान बेच रहा है। मतलब होलसेलर एक सर्विस दे रहा है। ये सर्विस के अंतर्गत क्या है कि ये कंपनी से माल खरीद कर ये रिटेलर्स को माल बेच दे रहा है। तो ना इसने प्रोडक्शन किया, इसने क्या किया? एक बिचौलिया का काम किया, एक मिडिलमैन का काम किया, और इसी के बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि ये अपनी सर्विस दे रहा है। भाई साहब, ये होलसेलर अपनी सर्विस दे रहा है। इन टर्न ये जो रिटेल सेलर है, छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, तुमने देखा होगा, तुम जाते हो कि गुप्ता जी की दुकान पर, शर्मा जी की दुकान पर तुम जाते हो, वहां पे बोलते हो कि भैया 5 किलो आटा दे दीजिए, एक टूथपेस्ट दे दीजिए, एक टूथब्रश दे दीजिए, और हमारे पास में ये थोड़ा आलू भी भर दीजिएगा। ये सारी चीजें जो भी तुम कर रहे हो, ये रिटेल स्टोर से करते हो। रिटेल स्टोर से तुम चीजों को डायरेक्टली कहां तक पहुंचाते हैं? कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। नाम ही कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? मतलब कि हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ये प्रोडक्ट बनाने वाला कौन था? ये तो कोई कंपनी थी जिसने रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड फूड में या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया। ये सेकेंडरी एक्टिविटी थी। लेकिन उस सेकेंडरी एक्टिविटी के बाद जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब टर्शियरी एक्टिविटीज हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग यू द थिंग which is being produced by these manufacturing industries or companies. Definitely those products will are transferred to you directly. तो कंज्यूमर तक डायरेक्टली अगर ये फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं हमारे पास में, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हो गया अपना मुद्दा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? These are selling their service. Selling their service. They are just facilitating the consumers to buy something which the company has made. अब ये कंज्यूमर डायरेक्टली जाके तो यहां सामान नहीं खरीद सकते। भाई तुमने देखा होगा कि अगर मान लो कि कोई कंपनी ले लेते हैं, टाटा की कंपनी ले लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर उनको टाटा की कार खरीदनी होगी तो वो सीधे रतन टाटा को फोन करेंगे, बोलेंगे कि चाचा जी, अब तो मतलब जो भी इस टाइम पर होगा, तो उनको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि भैया एक कार चाहिए था, तो बोलेंगे कि अच्छा आ जाइए सर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर आ जाइए, ये सर यहीं हैदराबाद में है या फिर कुछ मैं बोलता हूँ गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, सर आ जाइए हम देख लेते हैं। तो अब वो आएगा, कंपनी देखेगा, अच्छा अच्छा कार ऐसे बनती है, ठीक है भैया, हाँ बढ़िया तो लग रहा है, ठीक है भैया पैक कर दीजिए। बोले सर बस 5 घंटे रुकिए, बस यही वाला कार जो बन जाएगा, यही कार बन रहा है पूरा, एक बार चेक वेक करके यही ले लीजिएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। कार की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो अलग जगह होती है, वहां से कार ट्रांसपोर्ट होता है किसी एक
ऐसे जगह पर जहां से तुम जाके शोरूम जिसको बोलते हो ना, कार के शोरूम्स, तो वहां पर जाके तुम सारी बातें करते हो। इसीलिए बीच में लोग चाहिए, इसी को टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। लेकिन सिर्फ यही टर्शियरी सेक्टर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस तुम्हें देखने को मिलेंगे जहां पर तुम यहां पर तुम बोल सकते हो कि सर मेरे को इस सर्विस सेक्टर का मतलब यह समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें ना कुछ टैंजिबल प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। टैंजिबल प्रोडक्ट्स मतलब कि प्रोडक्ट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी होल्डेड, इन सभी चीजों को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये तो टैंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर इनटैंजिबल इन नेचर, वो भी तुम्हारे सर्विस सेक्टर के अंदर में आते हैं। अब इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स कहां से आते हैं, तुम समझो इस बात को कि जैसे मान लो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, क्या मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं? तुम बोलोगे सर अभी अभी तो बेचा है आपने। वो टैंजिबल है क्या? इनटैंजिबल है। नॉर्मली सिंपल समझो कि अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, भाई पढ़ाते टाइम पर तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि ये भी कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट ले लो बेटा, ये 5 रुपए का चूरन खरीद लो, इस चूरन का खाओगे तो मेरा सारा चैप्टर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। या फिर ये लो बेटा, तुम्हारे पास में ये किताब है, इस किताब को पढ़ोगे, जब तक ये मेरी लिखी हुई किताब नहीं पढ़ोगे तब तक मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी चीज तुम्हें नहीं आ रहा है। ये सब कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल प्लेन इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है ना, नॉलेज शेयरिंग बोल सकते हैं। तो यहां पर नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। जब भी नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, वी कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। हम कोई प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं, ये मेरे मुंह से निकली हुई बातें, मेरे बोर्ड पर लिखी हुई बातें डायरेक्टली तुम्हारे मोबाइल फोन और स्क्रीन लैपटॉप्स पर दिख रही होंगी और तुम इससे डायरेक्टली नॉलेज कंज्यूम कर ले रहे हो, और यहां पर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। तुम मेरे से कुछ लेके जा रहे हो, हाँ लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो भाई? नॉलेज लेके जा रहे हो, विजडम लेके जा रहे हो। लेकिन क्या ये कोई प्रोडक्ट है जिसको तुम छू सकते हो, फील कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को? नहीं। तुम यहां पर इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स की बात करते हो। इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स में भी हमारा सर्विस सेक्टर आता है। अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं हम। देखो, जब भी बात सर्विस सेक्टर की आती है ना, तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सर्विस को टर्शरी सेक्टर से रिलेट करके, लेकिन ऐसा है नहीं। आज के आज इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम लोग समझते हैं, ये पूरा चार्ट बनाया गया है, तुम यहां पर देखना, ध्यान से देखना कि जब भी हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में हमने शुरुआती चैप्टर में ही बताया था। कौन सा? एक है अपने लिए टर्शरी एक्टिविटीज, एक है क्वार्टनरी एक्टिविटीज और एक है क्वीनरी एक्टिविटीज। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी तुम टर्शरी एक्टिविटीज की बात करोगे तो टर्शरी एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है? देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की बात की है। ट्रेड में भी हम लोगों ने होलसेल ट्रेड देखा, रिटेल ट्रेड देखा। अब होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड कहां पर मिल सकता है तुम्हें? अर्बन सप्लाईज में भी मिल सकता है और रूरल मंडीज में भी मिल सकता है। रिटेल ट्रेड की बात करते हो तो ये भी अर्बन सेंटर्स और रूरल सेंटर्स पे देखने को मिलता है। अर्बन सेंटर्स पर चेन स्टोर्स होते हैं, मेल ऑर्डर होते हैं, या फिर शॉपिंग सेंटर्स जैसे कि मॉल वगैरह होते हैं, और कुछ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी होते हैं। यहां पर जब भी मेल ऑर्डर की बात होती है तो कोई टेलीफोन या इंटरनेट। अब यहां पर, अब चूंकि ये देखो एनसीईआरटी है भाई साहब, ये एनसीईआरटी पुराने जमाने के हिसाब से लिखा गया है, नए जमाने को फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर नए जमाने को फॉलो करता तो यहीं पर एक बात और लिखता, वो बोलता कि भैया अर्बन सेंटर पे हमें इन सबके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स जिसके अंदर में आता है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट एटसेट्रा। ये सब क्विक कॉमर्स हैं। इसके लिए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे तुम्हारे घर पहुंचा दे रहे हैं सामान को। तो कर तो ट्रेड ही रहे हैं, कर तो रिटेल स्टोर रहे हैं, कहां पहुंचा रहे हैं भाई? सीधे सीधे कंज्यूमर को पहुंचा रहे हैं। तो तुम कहां देखोगे? रिटेल ट्रेड में ही देखोगे, रिटेल ट्रेड में। लेकिन रूरल एरियाज में, गांव में स्विगी, जोमैटो और ये ब्लिंकिट वगैरह चलते हैं? नहीं। कहां चलते हैं? सिर्फ अर्बन एरियाज में मिलते हैं तुम्हें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स का सेंटर बन जाएगा क्या? ट्रेड का सेंटर बन जाएगा क्या आज के जमाने में? यस, बन रहा है। आज के टाइम पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो मॉल हैं, उनका नेचर जा रहा है। इनफैक्ट तुम देखोगे कि ये जो कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स थे, नाउ दीज शॉपिंग सेंटर्स आर मूविंग टुवर्ड्स द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में तुमको अब क्या मिल रहा है? जैसे कि मेरा घर जो है वो बहुत ही छोटा टाउन एरिया से बिलोंग करता है। अब वहां पर नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुल रहे हैं, अब वहां पर रिटेल स्टोर्स खुल रहे हैं।
तो अभी तक तो वहां पर लोकल परचून की दुकानें होती थी, वो शर्मा जी गुप्ता जी टाइप की दुकानें होती थी, वहां पर जाके लोग सामान खरीदा करते थे। लेकिन अब वहां पर भी कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर भी बड़े बड़े चेन स्टोर्स खुल रहे हैं। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान तुम्हें मिल जाते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। और यहां पर अब जो तुम यहां पर कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स लिख रहे हो ना, अब वो यहां पर आ चुका है, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स। तो ये कुछ बदलाव है भाई साहब, है ना। अब जैसे इन सभी जगहों पर कहीं पर भी ट्रेड एंड कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। हम करेंगे अपने लेक्चर में, डोंट वरी, हम करेंगे अपने लेक्चर में। यहां पर दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में हम एक चीज लिखते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट मतलब एक सर्विस ही तो है। तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो भी तो एक सर्विस है। अब वो सर्विस की अगर बात करें तो वहां पर इसको टर्शियरी एक्टिविटीज बोलेंगे। वो रेल, रोड, वाटर, एयर कुछ भी हो सकता है। अब जब भी तुम एयर के बारे में जा रहे हो तो एयर तुम्हारा कहां से है, पैसेंजर सर्विस का है, कार्गो सर्विस का है। सिमिलरली अगर तुम रेल नेटवर्क पर भी जा रहे हो तो यहां पर भी है, पैसेंजर कॉरिडोर है या फ्रेट कॉरिडोर है। तो ये सारी चीजें यहां पर आती है। रोड नेटवर्क, वाटर नेटवर्क भी सब यही चीज है। वाटर नेटवर्क में भी क्या है, इनलैंड वाटर्स पर चल रहे हो तुम या फिर ओशनिक वाटर्स पर चल रहे हो तुम। और ओशनिक वाटर है तो अगेन तुम्हारा पैसेंजर कार्गो है कि तुम्हारे लिए सामान ढोने वाला काम है, कार्गो सर्विसेज है। तो ये सारी चीजें। अब फिर अगला अगला पार्ट देखो टर्शियरी एक्टिविटीज का क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन बेसिकली किसी भी चीज को तुम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की बात कर रहे हो। अब ये माल ढोने की भी बात हो सकती है, बातों को ढोने की बात भी हो सकती है, फोटोज, वीडियोस, डेटा कुछ भी आगे बढ़ाने की बात हो सकती है। तो तुम देखोगे यहां पर कुछ तो टेलीकम्युनिकेशन में पहले टेलीफोन आता था, लेकिन अब ज्यादातर लैंडलाइन का तो जमाना गया है, अब मोबाइल फोन आ चुका है। मोबाइल फोन से भी अब तुम यहां पर भी इसको एक और फर्दर स्कीम्स लेके चलो, जहां पर तुम लिखते हो यहां पर इंटरनेट, क्योंकि इसके बिना अब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। यूजुअली हम जो कॉल भी करते हैं, अब ज्यादातर करके हम व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ये सब इंटरनेट ड्रिवन कॉल्स हैं। दूसरा है तुम्हारा ऑडियो विजुअल की, हम जैसे बात कर रहे थे, तो यहां पर भी क्या है, फिल्म्स है, रेडियो है, टीवी है, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब भी काफी कम हो चुके हैं आजकल के टाइम पर। तुमको पता है कि अब जैसे यहां पर फिल्म, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया ये सब दे दिया, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ऐप बेस्ड भी हो सकते हैं। ऐप बेस्ड हो सकता है। सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो अब हमारे लिए सोशल मीडिया से भी मिलते हैं। भाई ये जो तुम पढ़ रहे हो या आखिरकार सोशल मीडिया पर ही तो लेक्चर जा रहा है तुम्हारा। अरे यूट्यूब पर ही तो लेक्चर देख रहे हो तुम, या फिर तुम ऐप के अंदर में जाके देख रहे होगे, कहीं पर भी देख रहे होगे, तो वो ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन जो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। मैं कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूं तुमसे। तो इसीलिए हम क्या बात कर सकते हैं, ये बेसिक चीजें यहां पर इंक्लूडेड नहीं है ना। इन सबको तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, तुमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। पुरानी किताबें हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये किताबें बहुत पुरानी तरीके से लिखी गई हैं, इसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये तो तुम अपने दिमाग लगाओगे तुम भी कर लोगे, ये सरकार पता नहीं क्यों दिमाग नहीं लगा पा रही है। फिर उसके बाद में अब आता है सर्विस सेक्टर के अंदर में सर्विसेज। देयर आर सर्टेन सर्विसेज जिसको तुम अवेल करते हो। जब भी तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तुमको कभी भी लगता है कि यार मेरे पैसे कैश जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं पता नहीं घर पे सुरक्षित हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गए यार पैसे जो हैं, अब जेब में आ ही नहीं रहे, झोले में भी नहीं भरे जा रहे हैं, सूटकेस के अंदर भी नहीं भरे जा रहे हैं, अलमारी के अंदर से भी सब बाहर गिरते जा रहे हैं। क्या करें, बैंक को दे दो भाई। बैंकिंग सर्विसेज नाम ही सर्विस के हिसाब से करता है कि बैंकिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो भी होगा, तुम कभी भी किसी भी तरीके से किसी गलत प्रकार के केस में फंस गए, कभी किसी ने तुम्हें धोखाधड़ी में फंसा दिया, कोई झूठा इल्जाम लगा दी, तुम किसके पास भाग के जाओगे, लॉयर के पास भाग के जाओगे। तो ये लॉयर, डॉक्टर, टीचर, फाइनेंशियल, ये सब चीजें तुम्हें देते क्या, क्या बेचते हैं तुमको, कोई सामान बेचते हैं नहीं, ये सिर्फ अपनी सर्विस बेचते हैं, ये अपनी सर्विस तुमको दे देते हैं। यहां पर जब सर्विस की बात आती है तो फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, रियल एस्टेट, पर्सनल या प्रोफेशन में प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ जो भी होते हैं ये सब देंगे। तो बेसिकली यहां पर तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये हो गया अभी तक का टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का ही एक फर्दर अपग्रेडेशन हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टनरी सेक्टर। यहां पर देखना ये लिखा हुआ है क्वार्टनरी सेक्टर। क्वार्टनरी सेक्टर का मतलब है, क्वार्टनरी एक्टिविटीज का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर में दिमाग लगे, मतलब नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। क्वार्टनरी सर्विस का मतलब ही होता है क्या, नॉलेज बेस्ड।
जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान वर्धन कर रहा हूं, मैं तुम्हारा विजडम बढ़ा रहा हूं, तुम्हारा नॉलेज बढ़ा रहा हूं, तो डेफिनेटली आई एम इन्वॉल्व इन क्वार्टनरी सेक्टर। मैं जो अभी तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, दिस इज क्वार्टनरी सर्विस, दिस इज अ क्वार्टनरी एक्टिविटी। तो यहां पर हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड काम करते हैं या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर काम करते हैं, जैसे कि मैंने कोई एक रिसर्च पेपर लिखा, मैं एक रिसर्चर हूं, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कि दूसरे के प्रोजेक्ट्स को यह देखता है कि भाई इसने सही तरीके से रिसर्च किया कि नहीं। मैं एक नया मेडिसिन बनाने वाला साइंटिस्ट हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं। तो जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोफेसर्स, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब के सब क्वार्टरली एक्टिविटीज में आ रहे हैं। अब यहां पर भी देखना, तुम्हारे पास में फिर से नई नई चीजों को इसने नहीं इंक्लूड किया है। जैसे कि तुम सबको पता है कि आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। तो जो इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं तो आएगा। अब ये जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, अगर वो तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि भाई वो तुमको बोल रहा है कि सर देखो हमारे लिए मेकअप का सामान अगर लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो ये वाला लिपस्टिक लगाओ, बढ़िया होता है ना। वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी अपनी बातों से। वो बोल रहा है कि भाई देखो रियल एस्टेट में ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रियल एस्टेट में तुम ऐसी ऐसी चीजें देखो, यहां पर पैसा लगाओ, जमीन में पैसा लगाओ, फ्लैट मत खरीदो। कोई तुम्हें समझा रहा होगा, कह रहे देखो एसआईपी में कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। एसआईपी जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है तुम्हारे लिए, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को एसआईपी बोलते हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट, डेली इन्वेस्टमेंट, ईयरली इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो तुमको सब बता रहा होगा कि सर देखो म्यूचुअल फंड्स में देखो इतना फायदा होता है। ये सब क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, ये कहां आएगी, ये बेसिकली आएगी तुम्हारे क्वार्टनरी एक्टिविटीज में। क्वार्टनरी एक्टिविटीज में आएगी इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। अब कोई तुमको वापस से मान लेते हैं कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि मान लो तुमको कोई बैंकिंग, फाइनेंशियल, इन सब तरीके के साथ साथ लेकिन तुमको कुछ चीज सिखा रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हें नॉलेज दे रहा है डांस करने का, डांस सिखा रहा है तुमको, तो डांस भी तो सिखा रहा है, इंफॉर्मेशन ही है वो भी एक तरीके से, है ना। तुमको नहीं पता था कैसे नाचते हैं, तुमको नाचना सिखा रहा है, तुमको कपड़े पहनना सिखा रहा है। वो सारी चीजें किस में आएंगी, ये सब आएंगी क्वार्टनरी एक्टिविटीज में। तो यहां पर एक और ऐड ऑन करके तुम लिखना, यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेना, और उस लाइन में तुम लिखना इस चीज को, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं अलग से, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। ये भी तो है अपने लिए, इसके बिना भाई आज का टाइम ही नहीं चलेगा। अब तुम नेक्स्ट लेवल पर आओ। नेक्स्ट लेवल पर अब हम बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर जो है ये सबसे सुप्रीम जॉब है, सबसे सुप्रीम जॉब है। तुम इसको बोलते हो कि बेसिकली जो यहां पर काम कर रहे लोग होते हैं, दे आर नोन एज गोल्ड कॉलर्ड जॉब, गोल्ड कॉलर्ड जॉब। मतलब इनसे सुप्रीम काम कोई हो ही नहीं सकता। दे आर ऑल्सो नॉलेज बेस्ड, ये नॉलेज बेसिस पर ही काम करते हैं, बट जो इनका नॉलेज होता है वो नॉलेज बेसिकली डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में परफॉर्म करता है। जैसे कि किसी भी एक कंपनी के बड़े बड़े सीईओ जो होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं भाई साहब, सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ध्यान दे रहे हैं, पूरे देश का नक्शा बना रहे हैं। नक्शा इन द सेंस कि वो मैप नहीं बना रहे, मतलब कैसे 10 साल बाद हम इस चीज को देखेंगे, उन सब पर अगर अफेक्टिवली हम लोग देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज। तुम अगर देखोगे क्वीनरी एक्टिविटीज में, तो दे आर बेसिकली डिसीजन मेकर, दे आर कंसल्टेंट्स, दे आर स्पेशलिस्ट, दे आर पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स। ये सभी लोग किस में आते हैं, क्वीनरी एक्टिविटीज में आते हैं। मतलब सबसे सुप्रीम काम जहां पर एग्जैक्टली उनके दिमाग पर हमेशा तुम तलवार लटका के तुम दिखाते हो कि भाई गर्दन पर तलवार लटकी है, तुम बताओ क्या करना है। तो वो उस घड़ी को समझते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो तुमको बताते हैं कि सर अब ये करना चाहिए हमें। तो जो अपने नॉलेज से पूरा एक बड़ा सिस्टम ड्राइव करता है, पूरा एक बड़ा सा हिस्सा उसके अंडर में काम करता है, उसके इशारों पर नाचता है, वो जैसा चाहे वो वैसा मोल्ड कर सकता है, वो इंसान हमेशा क्वीनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो जैसे मैं अगर अपनी बातें बताऊं, तो मैं एज ए डायरेक्टर अगर यहां पीडब्ल्यू में काम कर रहा था अभी कुछ 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो मैं अपने लिए क्वीनरी एक्टिविटीज पर यहां पर सर्विसेज दे रहा था कि मैं अगर बता रहा हूं कि हाँ ऑफलाइन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या करना चाहिए, कहां पर सेंटर्स ओपन करने चाहिए, यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मेरे डिसीजंस पर बाकी सभी लोग उस पर अमल करते हुए उन सभी लोगों का डायरेक्शन जो है वो उस दिशा में जा रहा होगा, तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या दे रहा था, क्वीनरी एक्टिविटी दे रहा था।
और जब भी मैं अब तुम्हें पढ़ाने आया हूं तो मैं तुम्हें क्वार्टनरी एक्टिविटीज दे रहा हूं। तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है, तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। तो सुप्रीम डिसीजन मेकर हुआ तो वो क्वीनरी एक्टिविटी, और अगर नॉलेज इंपार्ट कर रहा है, विजडम दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिसर्च करके आ रहा है, ये सारी चीजें कौन है, ये तुम्हारे लिए क्वार्टनरी एक्टिविटीज है। तो आई होप कि तुमको एक मोटा आइडिया देना था, क्योंकि अगर ये आइडिया मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता मैं, तो तुम पूरे टाइम कंफ्यूज रहते सिर्फ और सिर्फ। आई होप अब इस टेबल को तुम हमेशा याद रखोगे और एक्सपैंडेड फॉर्म में इस टेबल को ड्रॉ कर लेना, जहां पर भी तुम्हारी किताब में भी बना हुआ है यही सेम डायग्राम, उसमें बाकी चीजों को भी ऐड ऑन कर लेना। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। नाउ अब एक एक करके चीजों को आगे समझते हैं, टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज पर आगे आते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। अब सही है ना, अब चीजों को देखो, अब तुम्हें समझ में आ गया इतने में ही। अब धीरे धीरे अब एक एक को एक्सपैंड करते हैं, और इनफैक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में सारी चीजों को एक्सपेंड किया भी नहीं है। जैसे कि सर्विस सेक्टर में जब तुम आओगे, कम्युनिकेशन सर्विसेज और इन सबको, टेलीकम्युनिकेशन और इन सब में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है। कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में तो तुम्हें साइंस एंड टेक का पार्ट है। वैसे तो मैं जब आईसीटी पढ़ाता हूँ ना, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। बहुत सारे लोग को पता भी होगा, मैंने पढ़ाया होगा उन लोग को। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एसेंशियली जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं बाइंग एंड सेलिंग। मतलब बाइंग और सेलिंग जो है ना, ये कोई बहुत नई एक्टिविटी नहीं है। बाइंग और सेलिंग तो बहुत टाइम से चल रहा है भाई। मतलब शुरुआती दौर पर इट वाज बार्टर सिस्टम, और ये बार्टर सिस्टम धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है करेंसी सिस्टम में। तो पहले ये जो करेंसी सिस्टम था, ये कई बार लोकल करेंसीज पर चलता था, पर जब हमने देखा कि नहीं, अब तो हमारा ये पूरा ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आ रहा है, तब हम लोगों ने कुछ बड़े हार्ड करेंसीज बनाए, जिनको हम लोगों ने ग्लोबल करेंसीज का नाम दिया। ग्लोबल करेंसी के अंदर में हम लोगों ने डिफाइन किया कुछ हार्ड करेंसी को। हार्ड करेंसी जैसे कि तुम्हारे लिए क्या क्या आ सकता है, तो वही हार्ड करेंसी के वो बता सकता है। 5 बड़े हार्ड करेंसीज को हम मानते हैं, वो पांचों का नाम जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए भाई, है ना। 5 हैं, तुम लोग को पक्का पता होगा। ये 5 के 5 मेरे को नाम चाहिए नीचे कि हार्ड करेंसी किसको बोलते हैं। मतलब हार्ड करेंसी किसको बोलते हैं तो पता है, बट कौन से वाले मनी को, किस देश के मनी को हम हार्ड करेंसीज के अंदर में कंसिडर करते हैं, वो एक बार जरूर। रुपया नहीं है उसमें, पहले बता देता हूं। रुपीज इज नॉट टिल डेट अ हार्ड करेंसी। तो रुपीज मत लिखना, उसके अलावा क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यूएस डॉलर्स, कोई और डॉलर नहीं। डॉलर तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट हम एग्जैक्टली बात करते हैं किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर्स को। यूएस डॉलर्स जो है वो आज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ड करेंसी यहां पर माना जाता है। तो बेसिकली इसको समझो, तो लोग क्या कर रहे हैं, अब डील करते हैं जब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्लोबल ट्रेड बेसिकली इन हार्ड करेंसीज में होती है। और जो कंट्रीज अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं, वो भी अपने करेंसीज को हार्ड करेंसीज के अंदर में शामिल कराने की बात हमेशा करती रहती है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग बोल रहे हैं कि इट हैज बीन डेवलप्ड सिंस लॉन्ग, बहुत समय से ये सब चल रहा है। और यहां पर हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई, ट्रेड एंड कॉमर्स को, एक तो चलो ये सिस्टम हम लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग का समझा, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग का जो पूरा सिस्टम है ये अलग अलग लेवल पर चलता है। मतलब अगर हम लोग डिफाइन करें सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो अगर हम इनके लेवल्स की डिफिनीशन देखें, तो पहला लेवल हम लोग को देखने को मिलता है कुछ ऐसे सेंटर्स जो कि अपने आप में रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के तौर पर दिखाई देते हैं। जैसे कि ये हैं अपने लिए रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। अब ये क्या चीजें हैं, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स क्या हैं? देखो, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी वहां के आसपास के लोग बसते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी छोटा मोटा मार्केट वहां पर लगा होता है, कुछ दुकानें होती हैं वहां पर, छोटी मोटी दुकानें, वो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स का हिस्सा बन जाती हैं। तो यहां पर क्या होता है, इनका काम क्या होता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स as per the need of consumers
as per the need of consumers in the vicinity। जो भी आसपास के लोग हैं ना, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये हमारे पास में ये आता है। अब यहां पर तुम बोल सकते हो कि मतलब रूरल सेटअप्स में ये काफी हद तक बोल सकते हैं इसका काम होता है। कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें यहां पर, तो हमारे पास में आते हैं कुछ पीरियोडिक मार्केट्स। पीरियोडिक मार्केट्स, ये पीरियोडिक मार्केट्स वहां पर आते हैं जहां पर दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, दोनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। हम पीरियोडिक मार्केट्स को ऐसे बोल सकते हैं कि इफ वी टॉक पीरियोडिक मार्केट इन द रूरल सेटअप, अगर हम इसको रूरल सेटअप में देखते हैं तो रूरल सेटअप में क्या होता है कि जो नीड है लोगों की, जो डिमांड है वो ज्यादा नहीं होती है, उनकी जरूरतें कम होती हैं। तो जब रूरल सेटअप में हम बात करते हैं जहां पर डिमांड बहुत कम है, बहुत कम है, तो एक पर्सन जो कि अपनी सर्विस देना चाहता है वो उस छोटे से डिमांड को फुलफिल करके कभी भी अपना गुजर बसर नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए वो अपने आप को मोबाइल बनाता है। मोबाइल बनाता है मतलब फोन करने वाला मोबाइल नहीं, अपने आप को मोशन में रखता है हमेशा। तो रूरल सेटअप में क्या होता है, मान लेते हैं यहां पर एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल, तो क्या होता है, मान लो कि एक कोई सेलर है या फिर एक रिटेलर है, उसको ना 100 गांव कंप्लीट करने हैं, 100 गांव कंप्लीट करने हैं। तो उसने क्या किया, या फिर मान लेते हैं 50 गांव कंप्लीट करने हैं, तो उसने क्या किया कि वो मंडे गया। मंडे में उसने क्या किया कि ऐसे 10 गांव या 5, 6, 8 गांव उसने पकड़ लिए। उसने बोला कि भाई ठीक है, ये जो पोजीशन वो अपनी दुकान को खोल के बैठ जाएगा यहां पर। बोलेगा भैया कि आज मंडे को मैं अपनी दुकान लगाता हूं जहां पर जो हमारे पास में गांव ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी गांव है, ये सारे के सारे लोग आते हैं, आ सकते हैं और मेरे यहां से सारे के सारे अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सकते हैं। बोला भाई ठीक है। फिर अब क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, अब ये ट्यूसडे को कहीं और बैठेगा, ये बोलेगा कि भाई अब इनकी बारी, जो ABCDEFG है ना, इनकी बारी, अब इन्होंने अपने हिसाब से सामान ले लिया है, अब इनकी जरूरतें अब इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, ये अब अगले हफ्ते ही आएंगी। तो ट्यूसडे में वो कुछ ऐसे नए गांव को पकड़ लेगा। वो बोलेगा कि भैया देखो, अब की बार में HIJKLMNOP मैंने इतने गांव पकड़ लिए हैं और अब की बार मैंने यहां पर अपना दुकान खोल दिया है बीचों बीच। तो यहां से लोग जो हैं वो माइग्रेट करके आए, HIJKLMNOP सारे लोग आएंगे और यहां पर, इसी को तो क्या बोल रहे हैं, हब एंड स्पोक मॉडल बोल सकते हैं ना, कि ये एक प्रकार से हब है और ये क्या कर रहा है, स्पोक मतलब तीलियां, जैसे साइकिल के टायर, वो साइकिल की तीलियां देखते हो ना, कि वो बीच में एक हब होता है और उस हब से सारी तीलियां जो हैं वो आउटर पेरिफेरी वाले जिस पर टायर चढ़ता है उस पर चलते हैं। तो हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं इसको। और यहां पर इस तरीके से काम चलता है। यहां पर जैसे गांव की बात होती है, गांव की जरूरतें कम है, वैसे ही जब हम अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, यहां पर अगर मैं इसको अर्बन सेटअप की बात कर लेता हूं, तो अर्बन सेटअप में वो हर एक चीज नहीं। यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर प्रॉब्लम होती है बेटा, अर्बन सेटअप में देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्पेस, या फिर यूं बोल दे डेडिकेटेड स्पेस। ये नहीं होता है, या तो कम होता है या तो नहीं होता है। तो ऐसी चीजें जो कि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, या फिर जिसको कि अलग से स्पेस नहीं मिल पाता है, या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो नियर बाई विलेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सारे सामान का जत्था लेके वो एक शहर के पास में चले जाते हैं, शहर के एक छोटे से एरिया को कवर करने के लिए चले जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, वो एक रीजन में चले जाते हैं, और इस रीजन में उन्होंने कई सारे लोग मिलके अपना छोटा छोटा एक लाइन से दुकान लगा देते हैं।
एक लाइन से दुकान लगा देते हैं और इसमें ये बात फिक्स कर देते हैं। इसी को हम लोग जैसे दिल्ली जैसे जगहों पर इसको बोलते हैं, जैसे मान लो मंडे मार्केट है, तो उनको पता है कि भाई इस रीजन में, मतलब कि ब्लॉक ए में ये मंडे मार्केट लगता है भाई, और मंडे मार्केट में आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, सब्जी के लिए कोई अलग से स्पेस होता नहीं है, यहां पर होता भी है तो काफी महंगा सामान मिलता है वहां पर, क्योंकि वहां पर उस स्पेस को ऑक्युपाई करना मंथली बेसिस पर अपने आप में बहुत महंगा होता है। लिमिटेड स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस में फाइट होती है भाई। सब्जी का जो बगल में वो ठेला लेके चलता है ना, उसको पैसे देने पड़ते हैं उस रीजन में जाके। हाँ हाँ, ऐसे फ्री फंड में कहीं पर भी तुम ठेले उठा के नहीं चल सकते हो कि हाँ तुम नहीं, मतलब जो भी होगा वो ऐसा नहीं चल सकता है कि हाँ आज मैं इस रीजन में बेच आता हूँ। नहीं भाई, उस रीजन में जैसे घुसोगे वहां का लोकल माफिया या फिर कोई तो होगा ऐसा जो कि बोलेगा भैया ये हफ्ता वसूली करने आएगा मैं। अब हफ्ता वसूली के नाम पर भाई उसको देना पड़ेगा पैसा तुमको। तो बेसिक वो बोलते हैं प्रोटेक्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी। तो वेलकम पिक्चर देखी थी ना, वैसे ही प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है उसको। या फिर तुम फुटपाथ के बगल पर भी अगर बेच रहे हो सामान, तो सरकार तुमको बोलेगी अरे ये फुटपाथ तो अपना है, ये फुटपाथ पर तुम सामान कैसे बेच सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें खर्चा पानी देना पड़ेगा। तो हर किसी के बस का नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दिन चुनते हैं और इस दिन का खर्चा थोड़ा कम होता है। इस दिन बाकी चीजों को हटा वटा के, गाड़ियां वाड़ियां जो लगी होती है ना सड़क के किनारे, वो सब हटा देते हैं, उस जगह पर वो सारा काम करते हैं। तो ऐसी चीजों का अर्बन सेटअप में भी देखने को मिलता है। तो दोनों जगहों पर तुमको क्या पीरियोडिक मार्केट्स देखने को मिलेंगे। अब इस तरीके से ब्लॉक बी में जाएंगे, ब्लॉक बी में ट्यूसडे पहुंच जाएंगे, ब्लॉक सी में थर्सडे वेंसडे पहुंच जाएंगे। तो मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेंसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ये सब चलता रहता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के मार्केट्स लगते रहते हैं। अब ये भी मूव कर करके ये अपना सारा काम करते हैं। मतलब जो हमारे सेलर होते हैं ना यहाँ पर, जो या फिर रिटेलर बोल दो या सेलर बोल दो, ये अपना डेली कहीं ना कहीं दुकान लगा ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये स्पेस नहीं मिलता है, तो ये अपना स्पेस अलग अलग जगह पर मेंशन कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर कुछ होते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं, यहां पर थर्ड नंबर पर है हमारे पास में अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे यहां पर, जैसे मान लो कि प्लान्ड सिटी है कोई, प्लान्ड सिटी, यहां पर हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। मान लेते हैं कि अगर कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक ए में प्लानिंग हो रही है भाई, इस ब्लॉक ए में प्लानिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो ब्लॉक ए है उसमें मैंने एक छोटा सा हिस्सा यहां पर डेडिकेट कर दिया। किसके लिए? यहां पर होंगे सारे के सारे स्कूल्स। ये वाला एक हिस्सा दे दिया मैंने, इस वाले हिस्से पर मैंने बोला सारे के सारे क्या होंगे? हॉस्पिटल्स होंगे। यहां पर फिर मैंने और भी हिस्से पर स्कूल्स, और यहां पर थोड़ा थोड़ा हमने पार्क और ग्रीनरी के लिए जगह छोड़ दी कि भाई थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी भी तो होना चाहिए अपने पास में। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या देखते हैं कि देयर आर सर्टेन एरियाज इन दिस सेगमेंट जहां पर मार्केट बन सकता है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम ना एक मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं। इस मार्केट का उन्होंने जगह दे दिया। इन्होंने बोला कि देखो भाई ये जो जगह है मेरे पास में, ये पूरा का पूरा किसके लिए है? ऐसे ही मार्केट के लिए है। ये पूरा मार्केट के लिए है। मार्केट के लिए अब कोई कहीं से भी आ जा रहा हो, मतलब कि अगर यहां पर मान लेते हैं कि जैसे ये वाले जो पोजीशंस हैं, मानते हैं कि ये लाइन से पूरा जो है ये रेसिडेंशियल एरिया है, इधर लाइन से ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, और इसी तरीके से लाइन से ये भी पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। यहां पर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में रेसिडेंशियस यहां पर बने हुए हैं। यहां पर लोग रह रहे हैं, यहां पर लोग रह रहे हैं। बाकी बचे हुए हिस्से पर रोड्स हैं, पार्क्स हैं, हर जगह पर ऐसे छोटे छोटे पार्क बनाए हैं इन्होंने। अब ये जो मार्केट एरियाज है ना, ये मार्केट एरियाज अपने आप में हर एक ब्लॉक में तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या क्या बोल रहा हूं मैं कि एक डेडिकेटेड स्पेस दे रखा है। लेकिन तुमको लगता है कि हमारे इंडिया में सारी चीजें ऐसी प्लान्ड होंगी? नहीं, प्लान्ड नहीं होती हैं। इसीलिए यहां पर कई बार ऐसा अर्बन सेंटर्स में एक और प्लानिंग दिखती है हमें कि अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा आउटर पेरीफेरी ऑफ द सिटी,
अगर छोटा कोई रीजन है तो वहां पर उसके आउटर पेरीफेरी पर देखने को मिलते हैं। आउटर पेरीफेरी में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि कोई शॉपिंग हब बना देते हैं, या फिर क्या है, कोई जिसको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो हम कैटेगरी बेसिस पर अलग अलग चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि तुम बोल सकते हो कि एक हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बना देंगे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान मिल जाएंगे। अगले जगह पर तुम जाओगे तो यहां पर तुम्हारे लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर मार्केट बना देते हैं, तो लाइन से तुमको सारी की सारी यही मिलेंगी। फिर कहीं पर तुम्हारे लिए मान लेते हैं कार या बाइक मार्केट बना देते हैं, या फिर इसको सिंपल व्हीकल मार्केट बोल देते हैं। तो लाइन से जाओगे तुमको सारी की सारी व्हीकल की कंपनी, सारे के सारे शोरूम्स मिल जाएंगे। तो ये सब भी क्या है, ये सब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर लाइक मॉल्स, है ना, मॉल्स में जाते हो तो यहां पर भी तुम क्या कर रहे हो, ये सब तरीके से अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स ऐसे ऐसे काम पर देखने को मिलते हैं। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर भी तुमको समझ में आ गया। अब यहां पर इसके बाद में हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स में एक चीज हम और समझते हैं। ये तो ट्रेडिंग सेंटर्स के बेसिस पर हम लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग जहां जहां पर होता है वो सब डिफाइन कर दिया। लेकिन इसके अलावा देखो कई सारी चीजें जो होती है ना, जब ट्रेडिंग की बात होती है तो दो तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रेडिंग दो तरीके से, जैसा मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई कि ट्रेडिंग जब भी होती है तो दो प्रकार से होती है। एक होती है हमारे पास में होलसेल ट्रेडिंग, और दूसरा हमारे पास में जो होता है वो होता है रिटेल ट्रेडिंग। जब भी तुम रिटेल ट्रेडिंग की बात कर रहे हो तो रिटेल ट्रेडिंग में दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी सामान मिलेगा तुम्हें वो रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में मिलेगा, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, और रिटेल ट्रेडिंग में एक और बहुत ही पेक्यूलियर चीज तुम्हें देखने को मिलती है, और वो है यहां पर जो भी प्रोडक्ट्स तुम खरीदने चाहते हो दैट इज फॉर योर फाइनल कंजम्पशन। यही तो डिफाइन होता है। अब तुम टूथपेस्ट खरीद के क्या करोगे, अपने पड़ोसी को थोड़ी ना बेच दोगे कि भैया हम हाँ टूथपेस्ट खरीद के लाते हैं, हाँ हाँ तुमको टूथपेस्ट चाहिए ये लो, हम 10 रुपए में लेके आए तो तुमको 12 रुपए में देते हैं। पड़ोसी तुमको एक तमाचा जड़ेगा, बोलेगा कि बाजू की शर्मा जी की दुकान पर 9 रुपए का मिला, तुम 12 रुपए का बेच रहे हो, भगा देगा तुमको वैसे ही। तो नॉर्मली तुम अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए ही लेके आते हो। लेकिन जब हम होलसेल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहां पर मुद्दा चेंज हो जाता है। होलसेल ट्रेडिंग में अब जैसे यहां पर रिटेल ट्रेडिंग का तुम एग्जांपल वगैरह तो चलो पहले होलसेल ट्रेडिंग ही बता देता हूं। होलसेल ट्रेडिंग का यहां पर अगर बेसिक एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो यहां पर बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, यहां पर बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, सबसे पहले तो ये। और दूसरा ये, जब तुम कोई भी सामान इकट्ठा खरीदते हो तो भाई साहब तुमको सस्ता पड़ेगा, है ना, तो हम बोलते हैं कि टू बी सोल्ड ऑन रिलेटिवली लोअर प्राइसेस। क्यों लोअर प्राइसेस में मिलता है भाई, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर जो बेसिक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है इट इज नॉट फॉर फाइनल कंजम्पशन, rather टू रीसेल। इसको कोई जाके फिर से रीसेल कर देता है। बहुत रेयर होता है कि जब तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तभी तुम होलसेल मार्केट में जाते हो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में शादी विवाह पड़ा है तो तुम यूजुअली तुम्हारे घर के महीने का राशन जो है वो हो सकता है 10 किलो चावल में काम चल जाता हो। अब तुम्हारे घर में शादी पड़ी तो अब तुमको 10 किलो चावल नहीं चाहिए, तुमको मान लेते हैं अब तुम्हें 150 किलो चावल चाहिए। तो 150 किलो चावल खरीदना इज लाइक अ होलसेल थिंग। तो यहां पर तभी तुम चले जाते हो, क्यों, भले ही तुम उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हो बट यहां पर तुम इसको बल्क में खरीद रहे होते हो, इसलिए तुम्हें होलसेल रिटेल ये जो रेट होता है इन लोग का कम होता है। अब ये रेट कम क्यों होता है, क्योंकि रीसेल वाला जो भी बंदा होगा वो भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलेगा। इसको प्रॉफिट मार्जिन देने के चक्कर में यहां पर सामान जो है वो चीजें सस्ती मिल जाती हैं।
तो आई थिंक दोनों बातें मुद्दे क्लियर हो गए। यहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं, यहां पर तुम देखोगे कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट सिस्टम भी यहां पर मिलता है तुम्हें। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट सिस्टम है यहां पर। अच्छा, आज के टाइम पर कई सारे रिटेल ट्रेडिंग में भी तुमको क्रेडिट सिस्टम मिल जाते हैं। जैसे कि जब भी तुम रिटेल ट्रेडिंग जा रहे होते हो तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लो व्हीकल लेने जा रहे हो तुम। अब व्हीकल होलसेल से तो लोगे नहीं, व्हीकल भी रिटेल ट्रेडर ही है एक तरीके से, सारे के सारे गाड़ियों को रखता है वो। तो व्हीकल मतलब किसी कंपनी गाड़ी को रखता होगा। तुम यहां पर जाते हो तो यहां पर भी तुम देखते हो कि ये जो व्हीकल है ये भी तुमको इजी इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाते हैं। इजी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो क्या है, एक तरीके से क्रेडिट सिस्टम ही तो है एक तरीके का। व्हीकल लेने जा रहे हो या फिर तुम इसी में मोबाइल फोन खरीदने जाते हो वहां पर, तो इन सब जगहों पर भी तुमको इजी इंस्टॉलमेंट्स में आजकल के टाइम पर मिल जाता है। ये सारे की सारी चीजें एक्चुअल में करती क्या है, ये सब की सब चीजें हमारे कंजम्पशन को इंक्रीज करती हैं। कंजम्पशन को इंक्रीज करती है। जैसे मैं अभी एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें पूछा जा रहा था, एक सर्वे हो रहा था, उसमें पूछा गया कि भैया तुम्हारे पास जो फोन है वो कितने का है। तो बोला कि भैया मेरे पास 1,30,000 का फोन है। बोले अच्छा तुम्हारे अकाउंट में कितना है। बोल रहा है अकाउंट में मेरे ठीक ठाक है। कितना है। बोला 6 to 7। बोले 6 to 7 क्या, लाख। बोले नहीं, 1000। 6-7 हज़ार रुपये पड़े मेरे अकाउंट में, और फ़ोन कितने का है, 1,30,000 रुपये का। तो बोले कि फिर दूसरे से पूछा भाई तुम्हारा। बोले कि मेरा फ़ोन 80,000 रुपये का। बोले अच्छा ठीक है भाई कितना है। तो बोले आजकल तो देखो थोड़ा सही कमाई हो जा रही है, तो है अभी अकाउंट में तो है पैसे। क्या कितना है। बोले 2-3 के आसपास। वो क्या करोड़। बोले नहीं यार, 1000, 2-3 हज़ार रुपये हैं। तो 2-3 हज़ार रुपये में, और मोबाइल कितने का, 80,000 रुपये का। अब तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर मोस्टली कंजम्पशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए लोगों ने इनके चक्कर में क्या कर रखा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक और सर्विस कंपनी आ जाती है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। फाइनेंशियल सर्विसेज इसी का तो नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जैसे अब हमारे पास में एक और बहुत शानदार, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज की बात कर रहे थे, तो उसमें ट्रेडिंग देखो, एक तो हो गया अपने पास में क्या, यहां पर दिखाता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले नंबर पर हम लोगों ने क्या रखा था, ट्रेड एंड कॉमर्स रखा था, ठीक है भाई। चलो अब दूसरे नंबर पर मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं। दूसरे नंबर पर हम लोग यहां पर लिखते हैं टूरिज्म, नहीं, सेकंड नंबर पर चलो मैं तुम्हें लिख देता हूं यहां पर तुम्हारे लिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब देखो ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करता है, लोगों को, मटेरियल्स को, जो भी तुम्हें, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक जगह से दूसरे जगह, कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो फिजिकली एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम करती है। मतलब कि एक प्रकार से एक ऐसी सर्विस, अ सर्विस इन विच अ फिजिकल गुड्स person or any other material is transported from one physical location to another। अब जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तुम ट्रांसपोर्ट करा सकते हो बाय रोड, तुम ट्रांसपोर्ट करा सकते हो बाय रेलवेज, तुम ट्रांसपोर्ट करा सकते हो बाय वाटरवेज, या फिर बाय एयरवेज। तो क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कैसा सर्विस लेना चाहते हो, मतलब कि सर्विस कितना अर्जेंट है। जैसे मान लो कोई सामान बहुत भारी है ना, तो वो यूजुअली कोशिश ये होती है कि अगर तुमको मतलब कंट्री के विद इन लोकल एरियाज में ट्रांसपोर्ट करने, तो तुम बाय रोड का इस्तेमाल करते हो। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पूरा सेगमेंट है बेसिकली, ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है बेटा तुम्हारे कनेक्टिविटी पर। कनेक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड्स पर।
जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रक फार्मिंग पढ़ रहे थे, याद होगा अगर तुमको, तो ट्रक फार्मिंग में हम लोग सिंपली उसी जगह पर ट्रक फार्मिंग खोलते थे जहां पर लोकल पेरिशेबल आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स रात भर में ट्रैवल होके मार्केट तक पहुंच जाए। तो टाइप्स ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है कि हम बेसिकली कौन सा जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ा था, तो उसमें भी देखा था हमने कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो कोल्स होते हैं उनका जब रेगुलर आना जाना होता है तो वहां पर रेलवे ट्रैक्स खुद के खुद बिछा देते हैं वो लोग, तो उनके पर्सनल रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पर रेलवे का इस्तेमाल हो जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कनेक्टिविटी टाइप्स ऑफ, अब सोचो कि कनेक्टिविटी अगर तुम्हारे यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज बहुत अच्छा है, मतलब हमारे यहाँ पर जो वाटरवेज है ना, जैसे तुम्हारा रेलवे हाईवे ये सब होता है, वैसे हमारे यहाँ पर वाटरवेज भी हैं। तो गंगा रिवर जो है वो वाटरवे में बहुत शानदार एक अपना एक जोन दिखाती है। तुम लगभग वाराणसी से लेकर आराम से बंगाल रीजन तक इन वाटरवेज वाटर चैनल्स के थ्रू बहुत सारे सामान को पोर्ट करते हो। तो आज के टाइम पर आजकल ये सब बहुत ज़्यादा चल गया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना। अब तुम ऐसे दो रीजन्स को कनेक्ट करना चाहते हो जहां पर पानी है ही नहीं, तो तुम वाटरवेज इस्तेमाल करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो। यहां पर कनेक्टिविटी। अब यहां पर टाइप ऑफ गुड्स, तीसरा डिस्टेंस। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो यूजुअली क्या इस्तेमाल होता है? वाटरवेज। अगर डिस्टेंस बहुत उससे थोड़ा कम है तो यहां पर इस्तेमाल होता है रेलवेज, और अगर डिस्टेंस और कम है तो यहां पर इस्तेमाल होता है रोडवेज। लेकिन ये उन सभी आइटम्स के लिए हैं जो कि हैवी हैं। अगर लाइटर आइटम होते और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो हम बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो भैया एयरवेज से छोड़ दो, एयरवेज से तुरंत ही पहुंच जाएगा, स्पीड बहुत तेज होती है। तो जितने भी तुम्हारे इमीडिएट स्पीड पोस्ट होते हैं वो स्पीड पोस्ट यूजुअली किससे आते हैं? एयरवेज से। क्योंकि चिट्ठी तो भेजिए, कितना भारी होगा यार, चिट्ठी एक पन्ने की चिट्ठी है तो चला जाएगा, हल्का है बिल्कुल, एक दिन में तुम्हारे तक पहुंच जाता है। तो वो वन डे डिलीवरी जो है वो ऐसे ही तो करते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आज के टाइम पर जो एक नया तरीका आ रहा है, वो एक नए दौर पर हम उसको बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आज के टाइम पर क्विक ट्रांसपोर्ट। क्विक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। क्विक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जैसे कि आज के टाइम पर, अब ये तो शायद बंद हो गया है ना, स्विगी का जो जिनी आता था पहले वो बंद हो गया है, बट ठीक है, इसके अलावा देयर आर सर्टेन सेक्टर्स लाइक पोर्टर सर्विसेज। जैसे मान लो ऐसा मेरे साथ ही होता है कि मैं एक दिन आ गया भाई यहां स्टूडियो में और गलती से बाय मिस्टेक, यार अब नहीं याद था उस टाइम पर क्या करता, मैं अपने लैपटॉप का चार्जर लाना भूल गया। अब क्या करता है, लैपटॉप चलाना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि 2 पीपीटीज बनानी थी मेरे को लेक्चर के लिए। अब डिस्चार्ज हो गया, क्या करता? तो सिंपल है यार, पोर्टर कर दो। पोर्टर को बोला भाई कि वहां घर से पिकअप करना, वाइफ ने वहां पर उनको दे दिया चार्जर और वो मेरे पास लेके चला आया। दिस इज क्विक ट्रांसपोर्ट। लो भाई, तुरंत तुरंत ट्रांसपोर्ट। तुमने डिमांड किया नहीं, अब भी के अभी वहां से एक बंदा निकलेगा तुम्हारे लिए और यहां पहुंचा जाएगा। तो ये क्या है, क्विक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। देखो, एक यहां पर आज के टाइम पर एक और इसका एग्जांपल तुम लोग हमेशा लिखना, ये सब चीजें जो है ना वो भी रिसेंटली बिल्ड हो रही हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सारे नए एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं पैकर्स एंड मूवर्स। ये एक नई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है जहां पर एक नया सर्विस क्रिएट हो रहा है कि ना सिर्फ वो तुम्हारे सामान को मूव करेंगे बल्कि वो पैक भी करेंगे और अनपैक भी करेंगे। मतलब कि यहां पर बेसिकली तुम्हारा पैकिंग प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस अनपैकिंग, ये सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं। अब तुम्हें जैसे घर शिफ्ट करना है अपना, तो ये सब अब नए, ये शहरों में तो ज़्यादा ही चलते हैं। शहरों में तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, बस तुम एक फ़ोन करो, तुमको अपना घर शिफ्ट करना है। वैसे भी तुम जैसे मान लो यहाँ रेंट पर रह रहे हो, तुमको लगता है कि यार अब ये ठीक है, घर मालिक जो है वो बहुत तंग कर रहा है, यहाँ जो मकान मालिक है, अब यहाँ पर एक तो मेरा जॉब भी यहाँ से बहुत दूर हो चुका है, मैंने शिफ्ट करना है। पैकर्स एंड मूवर, कॉल करो भाई साहब, 10 बंदे लेके आएगा, तुरंत तुरंत सामान पैक करेगा, ट्रक पर ला देगा, लेके चला जाएगा। जहां पर पहुंचाना हो तुरंत पहुंचा के वहां पर पूरा सामान ऊपर चढ़ाएगा, सब कुछ अनपैक कराएगा, फिर चला जाएगा। तो ये सब कुछ नए सर्विसेज के फॉर्म बनते जा रहे हैं। तो ये सब हो गए अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की बात। अब नेक्स्ट हमारे पास में जैसे मान लो कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बेसिकली कम्युनिकेशन किस किस चीजों का हो सकता है यार। देखो,
यहां पर हम बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज, मेमोरीज एटसेट्रा। दीज आर द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि हम अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वर्ड्स में भी हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर रहे हैं कि ऑडियो के फॉर्मेट में कर रहे हैं कि हम इसको ऑडियो विजुअल के फॉर्म में कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं भाई कम्युनिकेशन के। अब यहां पर इसी से रिलेटेड ही हमारे पास में एक सिस्टम जो बनता है वो आता है टेलीकम्युनिकेशन का। तो इसी के साथ ही साथ मैं उसको भी कनेक्ट कर देता हूं, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एक साथ ही बता देता हूं मैं तुम्हें। एंड टेलीकम्युनिकेशन, जब भी हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर अपने आप ही कुछ कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, जैसे कि टीवी, जैसे कि रेडियो। ये सब पुराने हो चुके हैं, अब नए तरीके से लिखो, ओटीटी, सोशल मीडिया, जनरेटिव एआई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये नई चीजें अगर तुम नहीं लिख रहे हो भाई तो तुम्हारा आंसर वही पुराने दादाजी टाइप का हो जाएगा। तो भाई तुमको चीजों को तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि हाँ तुम चीजों को देख रहे हो इर्द गिर्द और तुम समझ रहे हो, तुम चीजों को समझ रहे हो अगर, तो तुम्हारे एग्जाम्पल लेटेस्ट होंगे। अगर तुमने समझा ही नहीं है तो तुम्हारे वही घिसे पिटे जो किताबों में एग्जाम्पल दिए होंगे वही लिख के आओगे, उसमें नंबर वंबर कुछ नहीं मिलने के। तो अब यहां पर कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन हो यहां पर। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, हालांकि अब उसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है बट ठीक है, इसको लिखते तो है, होता तो है ही है। इसमें तुम लोग लिख सकते हो न्यूज़पेपर एंड मीडिया। तो ये भी अपने लिए एक बहुत बेहतरीन सोर्स है हमारे पास में कि हम कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन को अलग अलग जोन्स में देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम लोग बोल रहे हैं कि कई सारे हमारे पास में, जब भी टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं जहां पर, या फिर कम्युनिकेशन की बात करते हैं जहां पर हम टेक्स्ट, ऑडियो और ऑडियो विजुअल तरीके से जब भी बताते हैं, तो यहां पर एक बहुत शानदार चीज जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, आता है इंटरनेट सर्विस। अब इंटरनेट सर्विस के साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं तो यहीं पर लिंक्ड अप हो जाती है बहुत सारी चीजें। तुम देखोगे कि एक टावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी होगी, अब इस कंपनी का हिसाब किताब जो होगा वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनसे सामान खरीदेंगे, तुम्हारे लोकल एरिया में उसको लगाएंगे और तुम उस एरिया से उनका कोई एक पैकेज खरीदोगे और इस पैकेज से तुम्हारे पास में ये सारी चीजें आएंगी। अब आज के टाइम पर एक नया प्रकार भी यहां पर इमर्ज होकर आता है जिसका जानकारी, जिसका इंफॉर्मेशन, और तुम इसको लिखो जरूर से कि इंटरनेट सर्विस जो है आज के टाइम पर वो सैटेलाइट बेस्ड हो चुकी है। सैटेलाइट बेस्ड होने की वजह से जो इसका नेशनल बाउंड्री था वो अब नेशनल बाउंड्री खत्म हो चुका है। नेशनल बाउंड्री इज नाउ replaced with global internet connection services। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम देखोगे तो वो, अरे तुमको पता होगा अपने लॉन मस्क भैया जो हैं वो लेके आ गए हैं। इसके अलावा वन वेब की बात कर सकते हो तुम, यूरोपियन यूनियन का वन वेब है, हालांकि वो ग्लोबल लेवल पर नहीं है बट स्टिल तुम एग्जांपल लिख लो भाई, यहां पर स्टारलिंक का लिख लो, वन वेब लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, कुछ नए सर्विसेज हैं, अब ये अलग ही सर्विस दे रहे हैं, है ना। अब कम्युनिकेशन की जब भी बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन से एक और चीज नहीं समझ में आती है। ये सब देखो कहीं किताबों में कहीं मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग करना। अब यहां पर एक नया सेगमेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कम्युनिकेशन।
स्पेस कम्युनिकेशन। जो स्पेस कम्युनिकेशन है वहां पर तुम्हारे पास में आता है सैटेलाइट लॉन्चिंग, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है ना। इसी सैटेलाइट से तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट पूरा चल रहा है, ओटीटी चल रहा है, पूरा इंटरनेट इसी से चल रहा है भाई साहब। फोन पे बातचीत जो कर रहे हो पूरा कम्युनिकेशन ही इसी पर बेस्ड है। और इसीलिए यहां पर भी बहुत शानदार काम आता है जब सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज की हम बात करते हैं। यहां पर इसरो जो है वो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमेशा रखना तुम अपने साथ में। अब यहां पर धीरे धीरे हमारे कुछ नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डेवलप हो गए। हम लोग यहां पर लिखते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पहला, हम लोग कम्युनिकेट सबसे पहले किससे करते थे? इंसान इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है या फिर इंसान किसी कंपनी से कम्युनिकेट कर रहा है। आज के टाइम पर एक नया कम्युनिकेशन आ गया है, ह्यूमन एआई कम्युनिकेशन। आजकल हम लोग यही बात कर रहे हैं। दूसरा एक नया फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब कि तुमको कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली कुछ शब्दों को बोलने की, बताने की, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ सोचने की जरूरत है। तो टेलीपैथी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो इलॉन मस्क का न्यूरालिंक एक डिवाइस है उसके बेसिस पर तुम बोल सकते हो। तो न्यूरालिंक अगेन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तीसरा फॉर्म तुम यहां पर देख सकते हो, ह्यूमन एआई कम्युनिकेशन हो गया, टेलीपैथी हो गया। हाँ, दूसरा एक और प्रकार का जो कम्युनिकेशन है आज के टाइम पर वो है हमारे लिए वर्चुअल रियलिटी से संबंधित। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करती लेकिन फिर भी हम वहां पर बातचीत कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पर तुम लिख सकते हो किसका? मेटावर्स का। तो ये सब कुछ नए प्रकार के कम्युनिकेशन है। अब तुम सोचो ये सब किताबों में कहीं तुम्हें मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूर से है ना, इसको लिखना जरूर से, ये सारे आंसर्स तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग होंगे। तो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के बाद में मैं तुम्हें समझाता हूं क्या, एक सर्विसेज। चौथे नंबर पर मैं लिख देता हूं सर्विसेज। अब देखो भाई, सर्विसेज तो मतलब इफरात अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग लेवल्स पर हो सकती हैं। मतलब कुछ कभी लोगों से होगी, कभी इंडस्ट्री से होगी, कभी लोगों और इंडस्ट्री दोनों के लिए सर्विसेज होंगी। तो अलग अलग तरीके की सर्विसेज तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ हाई ऑर्डर सर्विसेज मिलते हैं, कुछ लो ऑर्डर सर्विसेज मिलते हैं। तो अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर तुम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ सर्विस। तो हम बोल सकते हैं एक होता है हाई ऑर्डर सर्विस, एक होता है लो ऑर्डर सर्विस, यहां पर एक होता है कि तुम किसको ये सर्विस देना चाहते हो। यहां पर सर्विस रिसीवर कौन है? सर्विस रिसीवर लोग हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कंपनी बोल दो इसको, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सर्विसेज तुम्हारे सामने आएंगे। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, एक चीज और भी है कि कई बार यहां पर एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि यहां पर टाइप ऑफ लेबर किसका है। टाइप ऑफ लेबर क्या है? क्या ये टाइप ऑफ लेबर तुम्हारा फिजिकल लेबर या फिर तुम्हारा मेंटल लेबर है ना? दोनों चीजें तो हो सकती हैं। फिजिकल लेबर मतलब कि अरे जितने भी तुम्हारे पास में ये आज के टाइम के ब्लू कॉलर जॉब आते हैं ना, कारपेंटर, हाउस होल्ड वर्कर, मेड, प्लमर, कोई भी इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन,
ये सब के सब तुम्हारे किस में आते हैं? फिजिकल लेबर्स में आते हैं। ये आते हैं, खुद ही काम वाम करते हैं पूरा एकदम मेहनत से, और उसका फिर तुमसे पैसे लेते हैं। दूसरे होते हैं मेंटल लेबर्स। मेंटल लेबर्स जो होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और इसके बेसिस पर वो तुमसे कई बार काम लेते हैं। अब जैसे यहाँ फिजिकल लेबर में एक और भी चीज यहाँ पर लिख लो तुम, जैसे तुम्हारा बार्बर। जब सैलून जाते हो तो सैलून में क्या क्या कुछ सामान लेके आते हो सैलून से? कह रहे नहीं सर, सामान तो हम लेके गए थे, बाल वाले के गए थे, बड़े बाल लेके गए थे, वो तो काट के अपने पास रख लिया, हमें दिया भी नहीं, उल्टा हमसे पैसे भी लिए। और तो वो क्या है बेटा? वो सर्विस है, फिजिकल सर्विस है, फिजिकल लेबर की सर्विस है। फिर जब तुम्हारा ये मेंटल लेबर की बात आती है तो यहां पर कई सारे, मान लो कि जैसे इसमें आ सकते हैं तुम्हारे पास में टीचर, लॉयर्स, इसके बाद हम बोल सकते हैं यहां पर म्यूजिशियंस आ सकते हैं। तो अलग अलग हैं यहां पर। साइकोलॉजिस्ट की बात कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर्स में बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारे लिए अलग अलग सर्विसेज के टाइप्स हैं, है ना? ये अलग अलग सर्विसेज देने का तरीका है। अब यहाँ पर सर्विसेज जो है वो अलग अलग हिसाब से चल सकती है, जैसे कि बेस्ड अपॉन द, हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पर क्या हो सकते हैं। ब्रॉडली कि किस टाइप की सर्विस देना चाहते हैं उसके बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो बहुत सारी एजेंसीज जो होती हैं वो मार्केटिंग सर्विसेज दे सकती हैं, कुछ सेल्स सर्विसेज दे सकती हैं, कुछ लीगल सर्विसेज दे सकती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे सकती हैं, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं। फिर इसके अलावा मान लेते हैं कुछ आते हैं तुम्हारे पास में इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, कुछ आते हैं तुम्हारे पास में हेल्थ सर्विसेज के लिए। जैसे मान लो हेल्थ सर्विसेज में तुम गए, तुमको एक ना डे केयर चाहिए कोई, तो अब उसके हिसाब से मान लो तुम्हारे मान लो कोई दादाजी थे, वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और उनको फुल टाइम देखने का तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। मतलब यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन, ऐसा नहीं है कि तुम अपने मतलब रोल से भागना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, बट घर चलाने के लिए भाई कमाना भी तो पड़ेगा। तुम अगर दादाजी के पूरे सेवा में दिन से रात लगे रहोगे तो फिर कमाएगा धमाएगा कैसे? फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इसलिए तुम कमाने चले जाते हो ऑन बिहाफ तुम्हारे, एक तुम नर्स को हायर कर लेते हो। ये जो नर्स है, ये जो नर्स आके तुम्हें पढ़ा रही हो, क्या हेल्थ सर्विसेज तो है? सॉरी, पढ़ा रही है, तुम्हारे दादाजी को देख रेख कर रही है, क्या हेल्थ सर्विसेज है? उसके 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 हाथ में बेसिक स्किल्स हैं कि भाई वो इंजेक्शन कैसे लगाना है, दवा कौन से टाइम पर देना है, क्या खाना खिलाना है, कैसे उठाना है बैठाना है, फिजिकल एक्सरसाइज कौन से करानी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो सब हेल्थ सर्विसेज के अंदर में आती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी, है ना? इसको ग्रे कॉलर्ड जॉब बोलते हैं वैसे। फिर इसके बाद तुम्हारे पास में बहुत सारे सर्विसेज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम लोग डोमेस्टिक सर्विसेज बोलते हैं। तो डोमेस्टिक सर्विसेज का भी आजकल बहुत लंबा चेन बन चुका है कि डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया है। जैसे अर्बन क्लैप देख लो, अर्बन क्लैप अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी है। अब ऐसे ही और भी कंपनीज बन रही हैं धीरे धीरे, जो कि तुम्हारे डोमेस्टिक सर्विसेज को क्विक डोमेस्टिक सर्विस में कन्वर्ट कर दे रही है। मतलब कि तुम सीधे, जैसे तुम ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो से तुरंत के तुरंत क्या सामान मंगाते हो ना, वैसे ही 10 मिनट में इंसान आ जाएगा तुम्हारे घर में काम करने के लिए। वो क्या है? वो है क्विक डोमेस्टिक सर्विसेज। एक और नया तरीका आ गया, मतलब इसमें भी तुम अलग से लिख सकते हो इस चीज को कि यहीं पर आ चुका है आज के टाइम पर क्विक डोमेस्टिक सर्विस। तुम इनसे अपने घर के डेली कोरस वर्क जो भी होते हैं ना, जैसे तुम्हें झाड़ू लगवाना है, पोछा लगवाना है, तुम्हारे दोस्त आए, तुम्हारा घर गंदा करके चले गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यार अभी सब कौन साफ करेगा, इनका इतना बड़ा पूरा फैला दिया इन्होंने मेरा घर। कोई बात नहीं, तुरंत के तुरंत काम, फोन करो इनको, मतलब मैसेज एप्लीकेशन में अपना एड्रेस डिलीवर करो, सब कुछ करो, 10 मिनट में एक पर्सन आएगा, वो पूछेगा भैया क्या काम करना है, वो 100 रुपये घंटे लेगा तुमसे, वो सारा काम, साफ सफाई, सब्जी काटना, ये जो भी बेसिक चीज़ है वो सब करके चला जाएगा तुम्हारा।
तो ये वॉशरूम क्लीनिंग हो गया, बाथरूम क्लीनिंग हो गया, बस उसको सारा तुम सामान वामान तुमको देना पड़ेगा, लेकिन बस वो अपनी मेहनत बेच के तुमको चला जाएगा। तो वो भी तो सर्विस ही है, डोमेस्टिक सर्विस ही तो है। तो अब इन सब तरीके के कुछ नए नए तुम्हारे साथ में ये चीजें बनती जा रही हैं। कई बार तुम देखते हो कि ऐसे, अब तुम लोग स्टूडेंट हो तो इसको लिखना बहुत स्वाभाविक है कि हम टिफिन सर्विसेज, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज। ये स्विगी जोमेटो ये सब आएंगे ही आएंगे ना, नए नए टाइप के। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम लोग समझते हैं, मतलब तुम अगर देखोगे ना तो आज के टाइम पर तुम ज्यादातर अगर चीजों को देखोगे तुम एक पैटर्न पाओगे। इन सभी में ना एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि शुरुआती दौर पर जितने भी, मतलब आज से अगर तुम 5 साल 10 साल पहले की बात करोगे तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे ना, वो ज्यादातर करके अपने बूम फेज में थे। मतलब दे हैव इंक्रीजिंग फ्रेमवर्क बोल सकते हो कि इनके ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अब जो पैटर्न है वो क्या कर रहा है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो अभी अभी थे, यहीं पर तो एक गैप था। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे, जैसे कि मान लो इसमें कौन कौन आते थे, लेबर्स, या फिर इसमें जो वो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं यार बेटा, हमारे यहाँ तो वो मिस्त्री बोल देते हैं उनको। मिस्त्री मतलब कि जो वो क्या बोलते हैं, ईंट और सीमेंट से पूरा घर वर बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो वैसे लोग जो हैं, इनके अलावा जैसे मान लो कि ये क्या बोलते हैं, डेली जो वर्कर्स होते हैं ना, मतलब कि डेली जो सामान ढोने का काम करते हैं, वो उनकी बात कर लो। तो बेसिकली ये सभी लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको ऑर्गेनाइज कर दिया जा रहा है, इनके बेसिस पर एक एप्लीकेशन बना दिया है, इनको इनरोल किया जा रहा है और इन्हीं को कन्वर्ट किया जा रहा है क्विक डोमेस्टिक सर्विसेज में। हाँ, ऐसी चीजें हो रही हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब धीरे धीरे चीजों को, अब यहां पर फायदा है, ये दिक्कत की बात नहीं है, फायदा है। क्यों? बिकॉज ये धीरे धीरे जो अभी तक हम लोग बोल रहे थे ना, एक नया जो टर्म आजकल चल रहा है वो क्या है भाई, गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी में भी इनको किसी भी प्रकार के सोशल सिक्योरिटीज नहीं मिल रही थी। तो अब सरकार ने तो अपने रूल्स रेगुलेशंस लिए हैं ना कि इनके लिए भी डेफिनेटली करेगा। अब दूसरी बात क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को अगर तुम आज के टाइम पर सर्विस सेक्टर के तौर पर देखना चाहते हो, टिफिन सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम और अच्छे से लिखना चाहते हो तो तुम लिखो यहां पर क्लाउड किचन। क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो महिलाएं पहले अनपेड वर्किंग तो करती हैं, महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, उनको कोई पैसे मिलते हैं क्या? महिलाएं मतलब तुम्हारी मम्मी खाना बनाती, तुम पैसे देते हो उनको? नहीं, पापा उनको पैसे देते हैं, वो लोग तो निकाल लेती हैं, वो बात अलग है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है ना उनकी कि भैया मैंने 30 दिन खाना बनाया तुम सब लोगों के लिए, जो तुमने मतलब मुंह से निकला है वो खाना बना के दिया है मैंने तुम्हें, उसका पैसा कहाँ है? तो उसके लिए अब बहुत बेसिक तरीका, क्लाउड किचन। क्लाउड किचन खोल दो भाई, तुम जैसे स्विगी जोमेटो पर आओगे और अपने घर में खाना वाना बनाते रहो, लोग अपना, तुम ऐसे ही कुछ अपना मेनू कार्ड लेके, कोई एक्स्ट्रा आउटलेट का दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बस ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास, तुम उसको घर में ही बनाओ, अपने अपने घर के ही किचन में बनाओ और वो भैया को दे दो, वो भैया ले जाके, स्विगी वाले भैया कहीं पर डिलीवर करके चले आएंगे। तो ऐसा सर्विसेज भी आ चुका है क्लाउड किचन का। तो ये भी तो एक नया सर्विस हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब तुम्हारे तुम्हारे लिखने के लिए मैंने बहुत एग्जांपल्स दे दिए, अब थोड़ा तुम भी खोज लेना भाई साहब, है ना। इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन से नंबर पर बात कर रहे थे हम लोग, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर हम लोग लिखते हैं टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर की देखो, जब भी तुम बात करोगे तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, टूरिज्म सेक्टर आज के टाइम पर जो है, टूरिज्म, पहले सबसे पहले तो ये बताओ टूरिज्म होता क्या है। टूरिज्म होता है कि जब लोग घूमने जाते हैं कहीं पर, लेकिन काम से नहीं जा रहे हैं, मन की शांति के लिए जा रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, जब वो अपने खाली समय पर किसी काम से नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अगर लोग जाते तो उसको टूरिज्म बोलते हैं। तो टूरिज्म को कैसे डिफाइन करोगे कि अगर कोई भी ट्रैवल हो रहा है, किसके पर्पज से, रिक्रिएशनल पर्पज से, ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन पर्पस rather than business,
rather than बिजनेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म का मतलब ही यही है। तो आज के टाइम पर ना टूरिज्म जो है वो बहुत अलग अलग डोमेन्स में फिल आउट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि शुरुआती दौर पर जो ऐसे जगह थे, जैसे कि कोई बहुत हाईटेक या फिर कोई डेवलप्ड जगह होती थी, डेवलप्ड, हाईटेक, इन सब जगहों पर लोग जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर लोग ज्यादा कोशिश करते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जाने के लिए, जहां पर उनको क्या मिलता है? नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी कहां कहां मिल सकती है उनको? माउंटेन्स में, लेक्स के पास में, ओशंस के पास में। तो ये सब कुछ नेचुरल ब्यूटी को वो देखने जाते हैं, सुकून के लिए जाते हैं। तो बेसिकली इन सब पर ना बहुत सारे अब विजिटर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तुम शुरुआती दौर पर अगर ऐसे फैक्टर्स की बात करोगे तो ये किन किन फैक्टर्स पर यहां पर ये टूरिज्म अफेक्ट होता है? तो सबसे पहला जो है वो है तुम्हारे लिए क्या, यहां पर लिख लो तुम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म की बात करोगे तो यहां पर तुमको मिलेगा जैसे कि डिमांड। तो डिमांड मैंने बताया कि डिमांड देखो कैसे चेंज हो रहा है। पहले डेवलप्ड हाईटेक से तुम्हारा नेचुरल ब्यूटी तक जाने का डिमांड चेंज हो गया, तो अब लोग ज्यादातर यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी तरीके से जो डिमांड है, अब देखो टूरिज्म जो है वो कई सारे तरीके से यहां पर डिपेंडेंट हो जा रहा है। टूरिज्म जो होता है वो अब आज के न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म की भी बात कर लो तुम, न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म। न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म जो है वो पहला आ रहा है तुम्हारे पास में, एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब है कि लोग आज के टाइम पर क्या करने जा रहे हैं भाई? बंजी जंपिंग करने जा रहे हैं, स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं, या फिर सी डाइविंग या फिर स्कूबा डाइविंग जिसको बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं। ये सब फन एक्टिविटीज या फिर जो एडवेंचरल एक्टिविटीज होती है उसके लिए जा रहे हैं। मतलब यहां पर तुम देखोगे तो लोग ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। हाँ, मतलब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, उसी पर बना दिया कि जाओ अब तुम्हें 8 किलोमीटर पैदल चलना है, यही तुम्हारे लिए घूमने का नया सोर्स आ गया। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुमको सोच रहे तुम जाएंगे 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे, कभी चला नहीं है, जंगलों के बीच से जाएंगे, मजा आएगा। तो एडवेंचर टूरिज्म है ये सब। तो एडवेंचर टूरिज्म जो है वो आज के टाइम पर ज्यादा चल रहा है। एक और तरीका यहां पर तुम देख सकते हो कि लोग अपनी जिंदगी के भागा दौड़ी से कम करके वो कहां पहुंच रहे हैं? वो पहुंच रहे हैं स्टेकेशन में। स्टेकेशन का मतलब क्या है कि तुमको मान लो सैटरडे संडे मिला सिर्फ, अब तुमको लगा कि यार रोज की जिंदगी से मैं थक चुका हूं, तुमने अपने फैमिली से बोला कि भाई चलते हैं कहीं यार, कहीं बाहर चलते हैं। तो कहाँ बाहर चलेंगे? समय ही नहीं है। आज सैटरडे को काम से आए हैं, बस संडे संडे ही तो है, मंडे से फिर ऑफिस जाना है, क्या करें? तो बोले यार सैटरडे कितना बजे? 6:30 बज रहा है, चलते हैं यहाँ पर चलते हैं थोड़ा, वो बस आउटर पेरीफेरी पे चले गए, किसी फार्म हाउस पर चले गए। वो हाँ, बस फार्म हाउस पर चले गए, वहीं स्विमिंग पूल था, थोड़ा नेचर वेचर थोड़ा ठीक ठाक सा दिख जा रहा था, वहीं गए, रात में फैमिली के साथ होटल वोटल ले लिया, रुके वहीं पर, खाना पीना खाया, सुबेरे उठ के स्विमिंग पूल में तैरे, खूब मजे आए, बढ़िया नाश्ता किया, खाना पीना फिर खाया, थोड़ा आजू बाजू में घूम टहल लिया, फिर संडे की रात तक वापस घर चले आए। इसको क्या बोलते हैं? स्टेकेशन बोलते हैं इसको। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसमें भी तुम्हारे खर्चे ठीक ठाक होते हैं, लेकिन हाँ लोगों के लिए नया तरीका है टूरिज्म का। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो आज के टाइम पर बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। तुम देखोगे कि जो डिमांड है वो तुम्हारे लिए नेचुरल ब्यूटी की तरफ अगर बढ़ रही है, तो तुम देखो कि नेचुरल ब्यूटी की तरफ जब डिमांड बढ़ती है तो तुम देखोगे कि जो लोग पहले महंगे होटल्स में रहते थे, वो महंगे होटल्स में महंगा शब्द इंटैक्ट है, बस वो होटल्स की जगह अब वो क्या हो चुका है? टेंट हो चुका है। तो लोग एडवेंचर के नाम पर टेंट में रुकना स्टार्ट कर चुके हैं। डिजर्ट रेगिस्तान में तुम जाओगे अगर, तो जैसे मान लो तुम राजस्थान के पास में जाते हो और राजस्थान में जैसलमेर वगैरह जा रहे हो, तो जैसलमेर में तुमको टेंट मिलते हैं, टेंट के घर मिलते हैं भाई साहब। उसका भी किराया कम से कम आराम से तुम बोल सकते हो कि कभी पीक सीजन में जाओगे 25-30 हज़ार रुपए एक दिन का होता है, सिर्फ एक दिन की बात बता रहा हूं मैं। दिसंबर जनवरी, दिसंबर के लास्ट में न्यू ईयर के टाइम पर अगर जाओगे तो 25 से 30 हज़ार रुपए एक टेंट का, एक
छोटा कमरा होगा, एक बिस्तर लगा होगा, गर्मी उर्मी से निपटने के लिए एसी लगा देंगे, वो सही से वॉशरूम भी नहीं होते हैं वहां पर, और पूरा रेगिस्तान के बीचों बीच वो तंबू लगा के तुमको वहीं रुकवाएंगे, उसके 25 से 30 हजार रुपए होते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि कैसे लोग पैसे स्पेंड कर रहे हैं आज के लिए। तो चीजें पैटर्न बदलती हुई जो दिख रही हैं वहां पर तुमको देखने का एक बढ़िया तरीका मिलता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म में डिमांड की हमने बात की, डिमांड के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्यों है? देखो, जब भी आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो एयरवेज फेयर है अगर वो सस्ता हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रैवल टाइम कम हो गया। ट्रैवल टाइम अगर कम हो गया तो यहां पर आराम से हम दूर दराज भी घूम टहल के आ सकते हैं, तो टूरिज्म इससे बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? सिमिलरली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जितना स्मूथ हो जाएगा। अब यहां पर एक और चीज बताता हूं मैं, यहां पर धीरे धीरे अब तुम देखोगे कि लोग नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ एयरवेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मतलब कनेक्टिविटी भी है, और कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के टाइम पर, वो है तुम्हारा जीपीएस। जीपीएस सर्विसेज। जैसे कि एक एग्जांपल मैं कई बार तुम्हें शायद पहले भी दे चुका हूंगा, यहां पर एक विलेज है तुम्हारे पास में मेघालय में, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिनोंग। मॉलिनोंग जो जगह है ना, दिस इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। लेकिन तुम यहां तक जाओगे तो 25-30 किलोमीटर तक तुमको कोई भी इंसान भटकते हुए दिखाई नहीं देगा, एकदम सून सन्नाटे में चल रहा है। तुम जाओगे, पहुंचोगे कैसे यहां पर? अगर जीपीएस नहीं है तो कोई रास्ता बताने वाला है ही नहीं तुमको। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए जीपीएस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जीपीएस के होने से लोग ऐसे रीजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड बोल सकते हो, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। तो इस तरीके से तुम ये सब बोल सकते हो कि काफी बढ़िया चीज है यहां पर टूरिज्म के लिए। अब जैसे कि लोगों को क्या क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, है ना, यहां पर लिखते हैं व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टूरिज्म। सबसे पहला आता है यहां पर क्लाइमेट। जो विंटर में रहने वाले, मतलब जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं ना, वो भाई साहब कोशिश करते हैं कि वो गर्मी में चले जाएं, तो वो क्या करते हैं, सदर्न यूरोप में जाके बसना चाहते हैं, या फिर वो मेडिटेरेनियन कंट्रीज में चले जाते हैं, या फिर वो वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन पर भी आके रहते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर उनको बढ़िया धूप वूप मिलता हो, धूप मिलेगा तो वो क्या कर पाएंगे, अपना सन बाथ ले पाएंगे। इन सब चीजों के लिए भी लोग क्लाइमेट से अपने परेशान हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, गर्मी के दिनों में ठंडी जगहों पर जाते हैं, ठंड के दिनों में गर्मी की जगह पर जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, क्लाइमेट हमारे लिए टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाता है। दूसरा, यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, लैंडस्केप की। लैंडस्केप जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि लैंडस्केप जो है ना, वो हमें एक नेचुरल ब्यूटी देता है। और हमेशा याद रखना कि नेचुरल ब्यूटी आज के टाइम पर बहुत रेयर है, और ये हमें इमेंस सूदिंग या फिर इमेंस सेटिस्फैक्शन देता है, तो लोग इसके लिए जाते हैं। अब यहां पर एक नया एक कॉन्सेप्ट आ चुका है इस चीज को देखते हुए। लैंडस्केप में लोग क्या करते हैं, अपनी रोज की भागादौड़ी की जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लेशर। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बिजनेस प्लस लेजर। वो क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि एक कंपनी ए है, उसने बोला कि भाई देखो, मैं काम करता हूं, जितने भी लोगों ने इस पूरे महीने 70% से ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया है, इन सब को लेके मैं चला जा रहा हूं हिमालय पे। मतलब हिमालय पर नहीं, चलो उत्तराखंड में चला जाता हूं। उत्तराखंड में 7 डेज हम वहां पर रुकेंगे और वहीं से वर्क करेंगे। वर्क फ्रॉम अब्रॉड तो नहीं बोल सकता हूं मैं, वर्क फ्रॉम ऐसे ही कुछ भी बोल दो कि वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीजें होंगी, है ना, बट इंस्टेड ऑफ होम देयर विल बी सम नेचुरल ब्यूटी।
तो ये भी एक नया पैटर्न निकल रहा है, लोग ब्लीजर के लिए जा रहे हैं। ब्लीजर मतलब, लेजर मतलब क्या होता है बेटा? लेजर मतलब होता है तुम्हें खाली टाइम कितना मिलता है। तो खाली टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको बिजनेस के साथ ऐड कर दिया गया कि चलो वहीं पर चलते हैं भाई, ऐसे तो भागा दौड़ी में सुकून मिलने वाला नहीं है, वहीं चलते हैं, सुकून भी मिलेगा और मतलब 9 to 5 जॉब कर लेंगे भाई, 5 बजे के बाद पार्टी शार्टी करेंगे, एकदम बढ़िया घूमेंगे टहलेंगे, नेचर को देखेंगे, मजा ही आ जाएगा। अगले दिन फिर काम करेंगे, फिर 9 to 5 काम करेंगे, इस मोटिवेशन के साथ करेंगे कि भाई 5 बजे के बाद फिर पार्टी होगी अपनी। तो क्या होता है, लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिलता है। 5 से जो सुबह 9 बजे तक का टाइम होता है वो उनके लिए शांति, पीस, इन सब का टाइम होता है। तो दोनों साथ में चल सकता है। तो ये एक नया तरीका है तुम्हारे लिए। फिर नीचे आ जा, नेक्स्ट तुम्हारे लिए है यहां पर अगला जो पॉइंट तुम लिख सकते हो वो है, तीसरे पॉइंट पर लिख सकते हो तुम हिस्ट्री एंड आर्ट। मतलब लोगों को कई बार ना बहुत सारे ओल्ड मोन्यूमेंट्स होते हैं, वो सब पसंद आते हैं और इन सब के बेसिस पर लोग काम करते हैं। तो कोई बहुत पुराना शहर है, कोई पैलेस है, चर्च है, कैसल है, इन सब पे चलते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हम बताते हैं कि कल्चर और इकोनॉमी पर भी डिपेंडेंट हो जाता है। चौथे नंबर पर हम लिखते हैं इसको कल्चर एंड इकोनॉमी पर, कि जहां सस्ता चीज दिखता है वहीं लोग चले जाते हैं। अब जैसे मान लो कि लोग पहले गोवा जा रहे थे और गोवा से ज्यादा सस्ता लोगों को बाली पड़ने लगा, तो लोग गोवा जाना छोड़ देते हैं, है ना। गोवा वर्सेस बाली का बहुत बड़ा केस बना है यहाँ पर। तो गोवा से टूरिज्म जो है वो काफी कम होके बाली पर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सेम ही कॉस्ट लगता, लोगों को लगता भैया अब खर्चा उतना ही है तो दूसरे देश विदेश का ठप्पा तो लगवा ले कम से कम, कि हम भी विदेश घूम के आए हैं। तो लोग बाली चले जा रहे थे, थाईलैंड चले जा रहे हैं। तो यहां पर लोग गोवा की जगह पर इन सब जगहों पर चले जा रहे हैं, क्यों? वहां पर ज्यादा सस्ता सामान है, वहां पर लोग ज्यादा वेलकमिंग हैं। गोवा में लोगों का भाव बढ़ गया, ऐसा लोग बताते हैं, मैं तो कभी गया नहीं हूं। ऐसा लोग बताते हैं कि वहां पर जिस चीज के लिए जाते थे वो एक्ट ही नहीं होता, इतनी भीड़ और इतना महंगाई, उनको लगता था भाई बकवास जगह है। वो बढ़िया दिमाग फ्रेश करने गए थे, दिमाग खराब होकर आ गया। तो बेसिकली ये सारी चीजें। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट इसी में आ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम स्टे। होम स्टे जो है आज के टाइम पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है। तुम लोगों ने अगर नाम सुना होगा एयरबीएनबी का। बीएनबी जो है ये बेड एंड ब्रेकफास्ट है। तो बेसिकली क्या है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने घर में, जैसे मान लो तुम्हारा 2 कमरे का घर है, तुमने बोला कि यार हम लोग तो एक ही कमरे में रह लेंगे, एक कमरा जो है वो किराए पर चढ़ा देते हैं। किराए पर तो चढ़ा नहीं पाओगे भाई, क्योंकि कोई डेली आके रहने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तुमने बोला कि यार यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक कमरा जो है वो 2,500 रुपये में एयरबीएनबी पर डाल देते हैं। कोई भी मेरे शहर में आएगा, उसको रुकने का जुगाड़ नहीं मिल पा रहा होगा, हमारे यहाँ पर आके रुक जाए घर पर। उसको सवेरे नाश्ता भी कराएंगे, बिस्तर भी देंगे, अपना आराम से वो फ्रेश व्रेश हो और सवेरे नाश्ता करके निकल जाए, उसका 1,500 2,500 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे। ये है तुम्हारे लिए होम स्टे। तो होम स्टे का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसी को एयरबीएनबी वगैरह से तुम देख सकते हो। अब और क्या है यहाँ पर, हेरिटेज होम्स वगैरह हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम देखते हैं, एक और नया कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लिखा है वो है तुम्हारे लिए मेडिकल टूरिज्म। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी चर्चा करके बताया है। मेडिकल टूरिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है जहां पर हम बोलते हैं कि लोग आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना शिफ्ट करते हुए देखा है हमने कि मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये है कि लोग बहुत शानदार तरीके से अपने जैसे वो आते हैं घूमने के लिए, पर्पस क्या है टूरिज्म का भी है, लेकिन वो साथ में अपना हेल्थ चेकअप भी कराए जाते हैं। हेल्थ चेकअप, ये क्यों हेल्थ चेकअप करा के जा रहे हैं? बिकॉज इट इज चीप इन कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया में उनको सबसे पहले घूमने का भी खूब सारा प्लेसेस मिल जाता है और सस्ता ये भी मिलता है। तो उनको चेकअप कराना होता है, मान लेते हैं कि उनको उनके अपने देश में अगर हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे होंगे तो मान लेते हैं उनका बेसिक मिनिमम जो खर्चा आता है वो 5 लाख रुपए का आता है। तो 5 लाख रुपए का, भारत में कितने का है हेल्थ चेकअप? वो बोल रहे हैं कि यार भारत में 50,000 रुपए में हो जाएगा। बोले 50,000 में 4.5 लाख रुपए बच गए। एक काम करते हैं 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं घूमने में, 1 हफ्ते घूमेंगे 4.5 लाख में और 50,000 रुपए में अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे, 1 हफ्ते घूमना भी हो जाएगा, बढ़िया नए जगह भी जाएंगे, उसी में खाना पीना रहना ऐश करना सब हो जाएगा और अपना हेल्थ चेकअप भी हो जाएगा भाई, बढ़िया से सारा काम हो गया। तो मेडिकल टूरिज्म होती है, इसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अपने मतलब टर्शियरी सेक्टर में देखा है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वार्टनरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब काफी बात कर ली हमने इधर क्वार्टनरी सेक्टर। क्वार्टनरी सेक्टर की अगर हम बात करें, देखो क्वार्टनरी सेक्टर में बहुत सिंपल सा फंडा है, जरा इसको ध्यान से सुनना। क्वार्टनरी सेक्टर में जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इट ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वॉल्व सम नॉलेज, है ना। कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं कि जहां पर बेसिकली रिसर्च और मतलब 2 चीजें यहां पर तुम हमेशा देखोगे,
नॉलेज प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दो चीजें हमेशा देखना, और इसी के बेसिस पर क्वार्टनरी सेक्टर में तुम्हारा ज्यादातर जो है वो साइंटिस्ट कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी, ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा आएंगी। यहां पर देखो एक नया टर्म तुम्हारे लिए ओपन होगा, उसको मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वार्टनरी सेक्टर में मतलब देखो वैसे कुछ खास नहीं है, हम यही बोल रहे हैं कि क्वार्टनरी सेक्टर जो होते हैं वो नॉलेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड है, तो इसमें कुछ खास और बताने का नहीं है। क्वार्टनरी सेक्टर में सिंपली तुम अगर सेगमेंट्स की अगर तुम बात करो तो मैं तुम्हें थोड़े थोड़े कुछ रीसेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें कन्वे कर देता हूं, जो कि तुम्हें भी थोड़ा वैल्यूएबल लगे, तो क्योंकि तुम्हारी किताब में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है ना। तो हम जस्ट अ सेकेंड बेटा, हाँ क्वार्टनरी सेक्टर में, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां पर एक जो अपने पास में फंडा है, यस, वो है, हाँ, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज इकोनॉमी की, ये बता देता हूं मैं तुम्हें। यहां पर सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझ में आना चाहिए वो है तुम्हारे लिए नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी बेसिकली क्या कहता है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि नॉलेज इकोनॉमी ट्रांजिशन जो है, मतलब कि इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा है नॉलेज इकोनॉमी में। एक्चुअल में होता है क्या, मैं तुम्हें समझा देता हूं। नॉलेज इकोनॉमी आजकल के टाइम पर काफी चेंज हो रहा है। शुरुआती दौर पर ना हमारे पास मतलब एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको हम लोग बोलते थे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसको बोल रहे हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सबसे पहले तुम समझना कि जो आउटसोर्सिंग है इसका मतलब क्या होता है, टू गिव द टास्क टू सम अदर कंट्री टू परफॉर्म ड्यू टू चीप लेबर कॉस्ट। तुम लोग शायद बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को कॉमनली एक नाम से जानते होगे, बीपीओ। इसका क्या आता है, जैसे मान लो तुम सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, इन सब चीजों को तुम क्या करते थे, ऐसे जगहों पर शिफ्ट कर देते थे जहां पर लेबर कॉस्ट सस्ता है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, ऐसे जगह हैं जहां पर लोग सस्ते दामों पर काम करने को तैयार हैं। तो तुमको बेचवाना ही तो है, बेचने के लिए उनको ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग देने के बाद उनको 15,000 रुपए महीना दो, उनको टारगेट दे दो, वो अपना दिन रात लगे रहेंगे, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो जो काम तुम्हारा अपने देश, मान लो यूएसए जैसा देश है, उसका अगर सेल्स पर्सन होगा तो वो सैलरी लेगा 1,00,000 रुपए महीने का। वही चीज अगर तुम्हारा इंडिया में आएगा तो 15,000 रुपए में काम हो जाएगा उसका, तो वो 1,00,000 रुपए क्यों खर्चा करे उसी काम के लिए, जो उतनी ही एफिशिएंसी से सेम टू सेम काम 15,000 रुपए में हो सकता है, तो वो उसके लिए कंपनी 1,00,000 रुपए खर्चा पर इंसान को क्यों दे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते थे, है ना। ये पहले का टाइम था। लेकिन धीरे धीरे तुम देख रहे हो कि इंडिया के अंदर में, इस बार भी अगर तुम देखोगे तो इंडिया के अंदर में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी। ये नॉलेज इकोनॉमी ना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए अब इसके बढ़ने से आंसर हमें ये मिल रहा है कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को हटाओ तुम, यहां पर हमारे पास में एक नया सेगमेंट आ रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। क्या मतलब है इसका, कि आज के टाइम पर ना हमारे यहां की नॉलेज भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब ये नॉलेज की वजह से तुम देखोगे कि इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये हमारे यहाँ के लोगों को हायर करती है, किसके लिए, नॉलेज के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉलेज सस्ती मिल रही है उनको। नॉलेज सस्ती मिलने का मतलब क्या है कि बेसिकली वो कुछ ऐसा काम करा रहे हैं, जैसे मान लो कि उन्होंने कोई भी एक्टिविटीज में तुम्हें समझाता हूं, जैसे कि मान लो कैसे बताऊं तुम्हें, कोई डिसीजन लेने वाली बात है ना, डिसीजन लेने वाली बात है, कंपनी के बिहाफ पर कोई डिसीजन लेना है। मान लो कि कोई, जैसे मान लो कोई हेल्थ इंडस्ट्री है और उसका ना रिपोर्ट आता है, पेशेंट्स के रिपोर्ट आते हैं, उस पेशेंट के रिपोर्ट को एक डॉक्टर साइन करे तभी वैलिड है।
तो अगर उनके देश में वो डॉक्टर को दिखाएंगे ना, तो वो उसके मान लेते हैं कि $1000 ले लेगा। $1000 बोले तो लगभग 80,000 रुपए एक सर्टिफिकेट को साइन करने के। हमारे यहाँ पर 500 रुपए में काम चल जाएगा। एक डॉक्टर बोलेगा साइन ही तो करनी है, पढ़ के है तो कर दूंगा, 2 मिनट का काम है, 500 रुपए बहुत है मेरे लिए। तो जो काम 80,000 रुपए में हो रहा था वही काम ये 500 रुपए में हो रहा है कंपनी का। लेकिन ये काम ऐसे लप्पू टाइप का नहीं है। क्या है ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो भी हमारे यहाँ सस्ती मिल रही है, इसलिए नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। दूसरा, इसी तरीके से तुम बोल सकते हो, जैसे कि ना एक हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, जैसे बैंगलोर मान लेते हैं, बेंगलुरु, अब यहां पर लोग जो है नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? बहुत ट्रैफिक है, महंगाई बहुत है, लोग रहना नहीं चाहते बेंगलुरु में। इसके जगह पर कुछ नई सिटीज डेवलप हो रही है, जैसे कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर बेसिकली नॉलेज हब, नॉलेज इकोनॉमी हब। ये जो नॉलेज इकोनॉमी हब है, जैसे कि मोहाली, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, ऐसी जगहों पर कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, लाइक जैसे मोहाली हो गया, इंदौर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, जहां पर नॉलेज पार्क स्टैब्लिश हो रहे हैं, नोएडा, इन सब जगहों पर क्या हो रहा है, नॉलेज पार्क बन रहे हैं। इस नॉलेज पार्क के साथ साथ यहां पर डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, और यहां पर चीप नॉलेज इकोनॉमी का यहां पर पूरा फ्लो देखने को मिल रहा है। तो बीपीओ से केपीओ तक में शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहीं पर मैं तुम्हें रिलेट कर देता हूं इसी को, किससे? क्वीनरी एक्टिविटी से। क्वीनरी एक्टिविटी में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सबसे टॉप मोस्ट काम जो है वो है तुम्हारा गोल्ड लेवल, गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर जॉब। जैसा उसमें लिखा भी हुआ था सारी चीजें, कि जैसे ये डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, इवन कई सारे जो केपीओज हैं, वो केपीओज जो हाई लेवल के हैं वो भी क्वीनरी एक्टिविटीज में ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां नॉलेज की बात हो रही है ना। यहां पर बेसिकली आउटसोर्स क्या हो रहा है? आउटसोर्स हो रहा है तुम्हारा नॉलेज, इसीलिए ये सारी चीजें आ रही हैं। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं इसको, और दे आर दी हाईली पेड, या फिर हम यूं बोलते हैं दी मोस्ट पेड, दी मोस्ट पेड स्किल्स है ना, मोस्ट पेड स्किल्स हैं क्वीनरी एक्टिविटीज। यही सारा का सारा लोड लेके चलते हैं। तो यहां पर तुम बोल सकते हो कि जितने भी केपीओज हैं वहां पर बेसिकली हमें किस डायरेक्शन में आरएनडी को लेके जाना है, आरएनडी डायरेक्शन। हमें अगर मान लो कि अपना सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिस्टम या टेक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके लिए की बात हो जाए, कोई भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस या रिवॉल्यूशनरी आइडियाज पर काम करना है, उसके लिए तो कोई भी चीज नई और डिसीजन मेकिंग होगी तो वहां पर क्वीनरी एक्टिविटीज अपने आप ही आ जाएंगी। और अगला यहां पर वैसे एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा यहां पर दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिजिटल डिवाइड। मतलब देखो, क्वीनरी एक्टिविटी में भी चलो तुम्हें कुछ कुछ बातें और भी नई नई बता देता हूं। जैसे क्वीनरी एक्टिविटीज में हम एक चीज नया लिख देते हैं, एक नया पार्ट आ रहा है कि भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगा। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट है कि फ्रॉम डिसीजन मेकिंग टू एथिकल गवर्नेंस। डिसीजन मेकिंग टू एथिकल, ये एक नया टॉपिक आ गया तुम्हारे लिए, है ना, कि एथिकल से सिर्फ काम नहीं, मतलब यहां पर सिर्फ डिसीजन मेकिंग से काम नहीं बनेगा, बल्कि तुम क्या करना चाहते हो भाई। यहां पर आज के टाइम पर ना एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आ चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ एथिक्स ऑफिसर। वो सारे डिसीजन को ना सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन पर लिखता है, बल्कि वो एथिकल वे में भी सबसे ज्यादा लेता है। तो लोग अब इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगे हैं। यहां पर एक हो रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, होम शोरिंग। होम शोरिंग, तो होम शोरिंग में भी तुम ऐसा ही समझ लो कि एक प्रकार से वही ये डिसीजन हब बन रहे हैं, जो कि तुम्हारे इसको हम लोग बोलते हैं ना, ब्लैक बॉक्सिंग को हटाना। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझते हैं कि ये जो है, ये इट रिमूव्स
ब्लैक बॉक्सिंग। ब्लैक बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी हम इनपुट से किसी भी आउटपुट तक पहुंचते हैं तो इनके बीच में जितना भी डिसीजन होता है कि कैसे इस आउटपुट तक पहुंचे हैं, ये सब के सब डिस्क्रीट होते हैं, छिपा लिए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं, पब्लिक नहीं किए जाते। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्सिंग। और एथिकल ऑफिसर्स का जो काम होता है ना, वो यही होता है कि वो ब्लैक बॉक्सिंग को कम करें, जितना कम करें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें, ये सारी बातें हैं। अब यही सब है अपने पास में। मैं डिजिटल डिवाइड की बात और देख लेता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं तुम्हें बता सकता हूं। हाँ, आज के टाइम पर देखो एक चीज और भी हो रहा है कि क्वीनरी सेक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट की तरफ टिल्ट कर रहा है। यहां पर एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्वीनरी सेक्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूं। देखो आजकल के टाइम पर ऐसे बहुत सारे थिंक टैंक्स होते हैं, वो काम करते हैं इन सब चीजों पर। साथ ही साथ हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको कि हम लोग बोल सकते हैं यार देखो, वाइब्रेंट विलेजेस या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर जिनको हम लोग जानते हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की प्लानिंग हो गई, प्लस इनका एग्जीक्यूशन हो गया, वो सब भी कहां पर आ रहा है? क्वीनरी सेक्टर तक ही देखने को मिल रहा है। तो वही सारी चीजें हैं, मतलब कि हम यहां पर बेसिकली जो अप्रोच ले रहे हैं वो अभी भी क्या है हमारे पास में, टॉप डाउन अप्रोच है। हालांकि ये अप्रोच उतना अच्छा है नहीं, बट ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं से तो अप्रोच करना पड़ेगा। तो ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच से कुछ चेंजेस हो जाए, फिर वहां के लोगों को अपलिफ्ट करने के बाद फिर से हम बता देंगे। तो यही सारा था तुम्हारा ये पूरा चैप्टर। आई थिंक मतलब मैं तो अपना भाई बेस्ट देने की कोशिश की है तुम्हें, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लेक्चर पढ़ने के बाद मज़ा आया हो और तुम्हें लगा हो कि सर एनसीईआरटी के तो हम काफ़ी बियॉन्ड चले गए, और तुम्हें लगा हो सीरियसली, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा तुम्हें ये पूरा का पूरा चैप्टर, कितने आइडियोलॉजीज़ तुम्हें नए तरीके से समझ में आए हैं। और बस तुम्हारे कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ यार। पिछली बार मैंने सवाल पूछा था, एक आध दो चार कमेंट्स थे मुश्किल से, तो ऐसे कमेंट्स मत देना भाई, थोड़े और मेरे को हेवी कमेंट्स चाहिए। मैं सारे कमेंट्स तुम्हारे पढ़ता हूँ। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।